चलें, लेट्स स्टार्ट। सीटीजी बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग और इसकी इंडिकेशंस होती हैं तो करते हैं रूटीन में हर पेशेंट की सीटीजी एडमिशन सीटीजी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अननेसेसरी इंटरवेंशन बढ़ जाएंगी। ठीक है, मे बी बच्चा सो रहा हो, वेरिएबिलिटी आपको कम मिले, आप उसके पीछे बढ़ जाएंगी, ये तो खराब है। तो लो रिस्क में इस तरह जो है नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, रीजंस इसके क्या हैं? ठीक है कि हाई रेट है सीटीजी। अच्छा, जो सीटीजी का सबसे बड़ा लीगल इशू है ना, वो ये है कि इसको पढ़ना नहीं आता लोगों को। तो मिस इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीटीजी पढ़नी नहीं आती, और क्योंकि पढ़नी नहीं आती तो फिर आप टाइमली इस पे एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन काज प्री मेडिको लीगल रीजंस की यही रीजन है। ठीक है, डिफिकल्टी इन पैटर्न रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी इन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, पुअर इंटर ऑब्जर्वर एग्रीमेंट, और टेक्निकल चीजें भी हैं। आपको मशीन की सेटिंग जो है वो अगर सही नहीं है। मॉनिटरिंग इंटरमिटेंट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, हाई रिस्क में हम कॉन्टिन्यूस ही करते हैं। सीटीजी एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। मेडिकल रीजन जिसपे हम करते हैं वो हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया, डायबिटीज, एपीएच, प्रीवियस कार। और प्रीवियस कार में तो ये मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग भी है कि रप्चर होगा या नहीं होगा, 70% प्लस। इसके अलावा अदर मेडिकल कंडीशन जैसे कार्डियक, रीनल डिजीज, सीवियर एनीमिया, इनमें भी जो है सीटीजी करनी होती है फॉर फीटल वेलबींग। अब सीटीजी अगर लेबर से पहले करेंगे तो आप इसको बोलते हो एनएसटी, मतलब नॉन स्ट्रेस सीटीजी, और अगर आप लेबर के दौरान करते हो तो आप इसको स्ट्रेस सीटीजी बोल देते हो। ठीक है, फेटल इंडिकेशंस जो है सीटीजी करने की वो प्रीमेच्योरिटी है, एसजीए है, ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमनियात है, बट ओलिगो ज्यादा है, एसजीए ज्यादा है। हर पोली में सीटीजी नहीं होती। ठीक है, अब नॉर्मल अमलाइकुलाटेड डोपलर है, रीसस आइसोमनाइजेशन है, वो भी जिसमें एनीमिक है बच्चा, एमसीए खराब आ रहा है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं और इनमें भी आईयूजीआर होता है या एसजीए चल रहा होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशंस हैं या प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स मोर देन 24 आवर्स, दे आर पॉसिबल इंडिकेशंस। इसके अलावा इंट्रापार्टम फैक्टर्स जिसमें हमें मे बी पेशेंट, जब पेशेंट एंटर हुआ है प्रेग्नेंट लेबर में, तब इंडिकेशन नहीं थी उसकी सीटीजी करने की, बट ड्यूरिंग लेबर कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो गई हैं कि आपको सीटीजी करनी पड़ गई है। वो कौन कौन सी हैं कि सेप्सिस डेवलप हो गया, माँ को फीवर हो गया, मैटरनल टैकिकार्डी आ रहा है। ठीक है, फीटल इफेक्ट देखने के लिए। इसके अलावा आपने इंडक्शन की है या मिकोनियम सिग्निफिकेंट है। अब देखिए, सिग्निफिकेंट मिकोनियम से मुराद है कि मॉडरेट टू सिवियर मिकोनियम। जो माइल्ड मिकोनियम आया है जिसमें लाइकर थोड़ा सा ही डिस्कलर होता है, वो जरूरी नहीं है उस पर कंटिन्यूस सीटीजी करें, बट एनी काइंड ऑफ मिकोनियम, चाहे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बट सेकंड स्टेज में वो सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट स्टेज में देखना है कि क्वांटिटी लाइकर की और मिकोनियम की कितनी है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, नॉट अकॉर्डिंग टू कलर। ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर आप कर रहे हो सीटीजी, और सेकंड स्टेज में कोई भी मिकोनियम है तो वो इंडिकेशन है कंटिन्यूस सीटीजी की। इसके अलावा फ्रेश ब्लीडिंग हो गई लेबर में, कार्ट्रोलैप्स हो गई, हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूट्रस डेवलप हो गई, आपने एपिड्यूरल दी है, या इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन में आपको प्रॉब्लम लगी, आपने कंटिन्यूस कर दिया, या वोमेन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जिसमें इंट्रापार्टम जो है आप सीटीजी कर लेते हो। सीटीजी की कैलिब्रेशन तो आप सबको पता होंगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है 1 मिनट के लिए, और कैलिब्रेशन आप अगर चेंज करेंगे तो फिर सीटीजी जो है का ट्रेस बहुत छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने क्या किया। पेपर स्पीड यूजुअली 1 सेंटीमीटर पर मिनट पे फिक्स होती है, यूजुअली स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर सीटीजी बढ़ जाएगी। तो कैलिब्रेशन क्योंकि टेक्निकल है, मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही, बट प्रैक्टिकली आपके लिए बड़ा दर्द सर बन जाता है अगर प्रॉपरली आपने कैलिब्रेशन मशीन की नहीं स्टैंडर्ड पे फिक्स की। तो स्टैंडर्ड ये है 1 सेंटीमीटर पर मिनट, बट यू कैन, रीडिंग मसला है तो आपको ट्राई टू कीप योरसेल्फ म्यूट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली मुझे आउट करना पड़ेगा क्लास से। ठीक है, चलें। तो इसके बाद ये 7 लार्ज बॉक्सेस होते हैं, 42 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। ये 1 लार्ज बॉक्स में 6 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 मिनट के लिए अगर आप ले रहे हैं तो। ऑल दैट अबाउट कैलिब्रेशन, ये कहीं से नहीं मिलेगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, सीटीजी के फीचर्स होते हैं, या तो ये एश्योरिंग है जब सारे फीचर्स ठीक हैं, या वो नॉन एश्योरिंग है, या नॉर्मल है, या ओमनियस है। ठीक है, इन्हीं फीचर्स की बेस पे हम कैटेगरी, हम एक इंप्रेशन देते हैं कि ये कैटेगरी, ये जो सीटीजी है ये ठीक है, नॉर्मल है, इसको हम कैटेगरी 1 भी कहते हैं। अगर सारे फीचर्स में से लेट्स सपोज एक फीचर जो है वो नॉन एश्योरिंग है, प्रोवाइडेड दैट 2 अदर रीअश्योरिंग है, तो फिर ये सस्पिशियस सीटीजी है। या एक पेशेंट का कोई भी फीचर एबनॉर्मल आ गया है, 2 नॉन एश्योरिंग सीटीजी के फीचर्स आ गए, तो फिर वो सीटीजी हम कहेंगे ये पैथोलॉजिकल है। तो यहाँ आपने थोड़ा सा इस चीज को देखना है कि जो कैटेगरीज हैं सीटीजी की, वो नॉर्मल, सस्पिशियस, पैथोलॉजिकल 1, 2, 3 है, जबकि फीचर्स एश्योरिंग, नॉन एश्योरिंग एंड एबनॉर्मल आर ओमनियस है। आप पूरी सीटीजी को एश्योरिंग नहीं कह सकते, आप फीचर्स को कहेंगे एश्योरिंग। ठीक है, आप सारे फीचर्स देखोगे तो फिर आपने प्रॉपर सीटीजी को कैटेगराइज करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। आप अपनी रूटीन लाइफ में तो खैर ये बातें बोल लेते हो आपस में जल्दी में कि भाई ये सीटीजी तो जो है एबनॉर्मल है। भाई सीटीजी एबनॉर्मल नहीं है, उसका एक फीचर होगा जो एबनॉर्मल होगा, और ड्यू टू दिस एबनॉर्मल फीचर ये सीटीजी इज एक्चुअली नो कैटेगरी 3 पैथोलॉजिकल। ठीक है, डिस्प्ले पे ये अगेन कैलिब्रेशन के हैं। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन है हाइपर स्टिमुलेशन की और टैकेसिस, तो ये भी important है। दिस इज ओवर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस एज a result of the induction of labor. It is variously defined as a uterine tachysystle more than 5 contractions per 10 minutes for at least 20 minutes. अगर tachysystle 20 minutes तक रहती है ना, या ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं 5-10 मिनट में और ये परसिस्ट करती हैं 20 मिनट्स तक, तो ये टैकेसिस्ली है। यूट्राइन हाइपरसिस्ली, हाइपरटोनिसिटी, इसमें ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ही 2 मिनट तक चली जाती है। ठीक है, तो ये हाइपरसिस्ली और टैकेसिस्ली का डिफरेंस है। ओके, इसके बाद अच्छा, फेटल हार्ट रेट कैसे मॉनिटर करनी है, आस्कल्टेशन, लो रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में यूजुअली आप 30 मिनट के बाद कर रहे हैं और सेकंड स्टेज में यूजुअली आप 15 मिनट्स के बाद कर रहे हैं, और वेरी हाई रिस्क में सेकंड स्टेज में आप 5 मिनट के बाद कर रहे हैं। बट जो लेबर के गाइड आई है उसके मुताबिक फर्स्ट स्टेज ऑफ जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो पीवी डिसेंट चेक करना, वाइटल्स मार के चेक करना, और लाइकर असेसमेंट, ये सारे 4 आवरली हैं। ठीक है, अब जब पेशेंट सेकंड स्टेज में चला गया है तो ये सारे 1 आवरली हैं, पीवी भी 1 आवरली है, डिसेंट भी 1 आवरली है, लाइकर असेसमेंट भी 1 आवरली है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, एवरीथिंग इज ओके, तो आपने पीवी 4 घंटे बाद करनी है, हर घंटे के बाद नहीं उसकी पीवी करनी है, अनटिल अनलेस कोई रीजन ना मिले, जैसे कि आपको सीटीडी पे ट्रेस नजर खराब आ रहा है, आप समझते हैं कि लीकिंग हुई है या कार्ड प्रोलैप्स तो नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। पेशेंट रिपोर्ट करे कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज समथिंग एल्स, यू कैन डू अर्ली पीवी। अदरवाइज एक नॉर्मल स्मूथ लेबर में फर्स्ट स्टेज में पीवी 4 आवरली है। जैसे पीवी चेक करनी है वैसे ही डिसेंट देखना है, और डिसेंट कैसे देखना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से, पीवी से नहीं देखते। आपको अगर स्टेशन बताना है ना कि पेशेंट 0 पे है या -1 पे है, तो आपने एब्डोमिनल पैल्पेशन को ज्यादा सिग्निफिकेंस देनी है, क्योंकि लेबर के दौरान कैपेट बन जाता है, पीवी का जो स्टेशन है वो रिलायबल नहीं रहता। ठीक है, अच्छा, वाइटल्स भी 4 आवरली हैं मरीज की, और लाइकर असेसमेंट अगर लीकिंग हुई है लेबर में तो भी वो 4 आवरली है। बट अगर 10 सेंटीमीटर प्लस है, मतलब फुल्ली हो गई है, अब सेकंड स्टेज में है, तो फिर आपने पीवी डिसेंट एंड लाइकर असेसमेंट 1 आवरली करनी है। फर्स्ट स्टेज में 30 मिनट के बाद देखनी है फेटल हार्ट रेट, आइडियली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन और फेटल हार्ट रेट एक ही दफा साथ ही देखते हो ना, तो ये 30 मिनट के बाद है, बट सेकंड स्टेज में 15 मिनट के बाद, और ये लो रिस्क है, ऑब्वियसली हाई रिस्क है तो फिर आप 5 मिनट पे आ जाते हो। ठीक है, दूसरा ये कि हम सीटीजी पे फीचर्स देखते हैं, कुछ बेसलाइन फेटल हार्ट रेट देखते हैं, वेरिएबिलिटी देखते हैं, हम देखते हैं एक्सेलरेशन, हम देखते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन का ना होना अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर ये डिपेंड करता है कि सीटीजी है कौन सी। अगर डिसेलरेशन आ रही हैं नॉन स्ट्रेस सीटीजी में, मतलब पेशेंट लेबर में ही नहीं है, तो लेबर में नहीं है तो फिर तो हेड नीचे नहीं आ रहा, अगर हेड नीचे नहीं आ रहा तो फिर अर्ली डिसेलरेशन पे तो नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर वो बुरी बात है। हर किस्म की डिसेलरेशन प्रायर टू लेबर बुरी बात है, बट इनसाइड लेबर अर्ली डिसेलरेशन बुरी बात नहीं है। ठीक है, वेरिएबल डिसेलरेशन बुरी बात नहीं है अनटिल अनलेस कंसर्निंग कुछ फीचर्स ना हो, अगर वो है तो फिर ये बुरी बात है। बट
जो लेट डिसलरेशन है ये हमेशा ही बुरी बात है, वेदर इन लेबर विदाउट लेबर। जब भी लेट डिसलरेशन आनी है, देयर इज समथिंग फिशी, ठीक है, नथिंग इज फिजियोलॉजिकल। एक्सेलरेशन हमेशा अच्छी है, लेबर में भी और विदाउट लेबर में भी। ओके, वेरिएबिलिटी हमेशा अच्छी है, नॉन स्ट्रेस सिटीजी में भी और स्ट्रेस सिटीजी में भी। और बेसलाइन फेटल हार्ट रेट हमेशा अच्छा है, 110 से 160 में होना ही है इसके, चाहे लेबर में है चाहे नहीं है, ठीक है। कम है तो ब्रेड है और ज्यादा है तो टैक है, और ये अच्छा नहीं है। तो ये नॉन स्ट्रेस स्ट्रेस के साथ कर लें। इस किसी भी सिटीजी में कमेंट करने के लिए आपने ये निमोनिक याद करना है, डॉक्टर सी ब्रेवेडो। डिटरमिन द रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजी किसकी पढ़ रहे हो? एक पेशेंट जो IUGR के साथ इंडक्शन की है जिसकी, तो वो तो हाई रिस्क है, उसकी सिटीजी पे तो वेरिएबिलिटी भी एक फीचर भी नॉन रिश्योरिंग है। तो आप आगे जाके देखेंगे कि हमारी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। हम एक पेशेंट जो लो रिस्क है उन्हीं फीचर्स पे कह रहे हैं भाई ये तो CTG कैटेगरी 2 है, या जो है इसको देख लेंगे, या फिर अगर पेशेंट हाई रिस्क है तो उन्हीं फीचर्स पे हम कह रहे होंगे कि नहीं ये CTG तो पैथोलॉजिकल है, ठीक है, इट्स नॉट सस्पिशियस। तो बेसिकली जो साउंड इशू आ रहा है, किस किस को आ रहा है? नहीं मैम, आवाज ठीक है आपकी। अच्छा, मैंने सर चैट बॉक्स पढ़ा है। तो बेसिकली हमने कहा ना कि CTG के फीचर्स होते हैं रीशोरिंग, एबनॉर्मल, नॉन रीशोरिंग, और उनको उनके बेस पे CTG को कैटेगराइज करना है 1 2 3 में, लाइक कि ये सस्पिशियस है या ये पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसी पॉइंट पे आती हूँ, स्टेटमेंट। जी, तो यकीन करें CTG एक ही पेशेंट की है, 2 पेशेंट आए हैं, पेशेंट A और पेशेंट B, बिल्कुल ट्रेस एक पेशेंट का एक दूसरे जैसा है। बट एक पेशेंट जो हाई रिस्क है, आप कह रहे हो कि ये पेशेंट की जो CTG वो कैटेगरी 2 है, सेम फीचर, सेम एक्सेलरेशन इश्यूज हैं, सेम डिसलरेशन आ रही है, लेस देन 50%, आप बोल रहे हो कि मेरी सस्पिशियस है। बट अगर एक पेशेंट हाई रिस्क, शी इज हैविंग फ्यू फीचर्स, IUGR है या APH हुआ है उसे, तो आप उसी CTG को उसी सेम फीचर्स पे उसे कह रहे हो इसमें ये पैथोलॉजिकल है। और देखें, जब आप कहते हो ना पैथोलॉजिकल CTG, तो आपकी जो उस पे एक्शन है वो चेंज हो जाता है। पैथोलॉजिकल CTG पे फेटल स्कैल्प स्टिमुलेशन आ जाती है, FBS आ जाता है, आपका नेक्स्ट कमांड ही चेंज हो जाती है। तो इस चीज का डिसाइड करना कि ये CTG सस्पिशियस है या पैथोलॉजिकल है, ये डिपेंड करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस के CTG के अपने फीचर्स के हैं, एडिशनली इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मरीज का में कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को नोट करके रखें। अच्छा, फिर हमने कहा है कि हम हर CTG को के लिए हमने डॉक्टर सी ब्रेवेडो पे देखना है कि डिटरमिन द रिस्क एंड इट विल डिसाइड, बेसिकली दिस इज द गेम चेंजर रूल, ठीक है। मैंने तो कभी अपनी मतलब अंडर ग्रेजुएट लाइफ में इस चीज को सीरियस नहीं लिया, बट आपको पढ़ा रही हूँ तो नाउ आई रियलाइज दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग जो कि MCQ की सेहत खराब कर देती है। दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्शंस, फिर बेस लाइन हम देखते हैं ना, CTG के साथ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन देख रहे होते हैं, तो B से बेस लाइन आ गया, V से वेरिएबिलिटी आ गया, A से एक्सेलरेशन आ गया, D से डिसलेशन आ गया। तो ये सब देखने के बाद, ये फीचर्स देखने के बाद हमने इंप्रेशन देना है ना, कैटेगरी 1 में या 2 में या 3 में है ना, तो वो इंप्रेशन बनाना है। तो सबसे यही सबसे बेहतरीन निमोनिक है किसी भी CTG को डिस्क्राइब करने का, वेदर यू आर अपेयरिंग इन टॉक्स, कुछ स्टूडेंट्स टॉक्स के भी हैं, आपने CTG पे इंप्रेशन देना है ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि मरीज में कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, फिर इसके फीचर्स असेस करने हैं, फिर इसके फीचर्स के बेस पे आपने कैटेगराइज करना है, इंप्रेशन देना है CTG का कि कैटेगरी 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। बेस लाइन जो होते हैं वो 110 से 160 हैं, ठीक है। नॉन रिश्योरिंग ये होते हैं कि 110 से 109 तक हैं, या 161 से 180 तक हैं। द मोमेंट fetal heart rate less than 100, the moment fetal heart rate more than 180, this is abnormal। सिंगल एबनॉर्मल फीचर कैटेगरी 3 में CTG को लेके चला जाएगा, ठीक है। अगर वेरिएबल डिसेल्स हैं इसके लिए एक निमोनिक है, तो इसका मतलब है कॉर्ड कंप्रेशन। अगर अर्ली डिसलरेशन है इसका मतलब है हेड कंप्रेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है ओके।
और अगर लेट डिसोल्यूशन इसका मतलब है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और बहुत फेमस ये एग्जाम में पूछते हैं कि टाइप 2 डिसोल्यूशन कौन सबसे घटिया होती है, टाइप 2 डिसोल्यूशन, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली लेट डिसोल्यूशन। समटाइम वो कहते हैं वेरिएबल डिसोल्यूशन है बट साथ में टाइप 2 भी है, तो ये भी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ठीक है। फिर यहाँ सीटीजी के फीचर्स आ गए, कैटेगरीज आ गई। अच्छा, इनके काजेज हैं, सॉरी मैं दिखा दूँ ये। अगर एक पेशेंट है तो समटाइम ये होता है कि स्लीप फेज में आपको फिटल ब्रैडिकार्डिया मिलता है। अब जैसे ही बच्चा मूव करता है या आप स्टिमुलेट करते हैं तो फिटल हार्ट रेट ठीक हो जाती है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। इससे हम सीटीजी को काउंटर चेक कर सकते हैं कि ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं आ रही, हम उसको सेक्शन करके बैठे हों। तो आपने बिफोर डूइंग सेक्शन पैथोलॉजिकल सीटीजी पे जरूर फिटल स्टिमुलेशन करके सीटीजी को देखना है कि अब कैसे हैं इसकी वेरिएबिलिटी, इसकी डिसेलरेशन का स्टेटस। अच्छा, मैटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर माँ हाइपोटेंशन में है या माँ को हाइपोग्लाइसीमिया है तो सीटीजी पे भी स्ट्रेस के फीचर्स आएंगे। अंदर बाहर माँ अगर स्ट्रेस में है, अंदर बच्चा भी स्ट्रेस में है, ठीक है। माँ की पल्स अब यूट्राइन आर्टरी ने ही एक्चुअली सप्लाई करना है ना आगे अम्बिलिकल वेसल्स को, और उन्होंने जाके बच्चे को देना है ब्लड। जब यूट्राइन आर्टरी ही सही ब्लड नहीं दे रही और उसका सिस्टलिक और डायस्टलिक जो रिदम है वो चेंज हो गया, तो बच्चे को भी चेंज हो गया। मैटरनल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे, मैटरनल इन्फेक्शन भी करेगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। माँ अगर कोई आपने माँ की टोकोलोसिस की है, आपने उसको टेर्बुटालिन लगाई है और सिम्पैथोमाइमेटिक है, तो उसका फेटल हार्ट रेट, माँ का पल्स बढ़ेगी, इधर से बच्चे की पल्स बढ़ जाएगी। तो अब आप कहोगे ये फेटल डिस्ट्रेस, आप इस पे सेक्शन करें, नहीं। आपने क्या करना है, आपने एड्रेस करना है काज को। हमेशा सीटीजी पे आपने काजेस देखनी है कि क्या काज है। लेट्स सपोज माँ हाइपोटेंशन में एपिड्यूरल लगाया, बच्चे का फेटल हार्ट रेट भी ड्रॉप कर रहा है, तो आपने क्या करना है, माँ को प्रीलोड करना है, ठीक है। माँ को नॉर्मल सलाइन भी देना है, और क्योंकि एपिड्यूरल की वजह से हुआ है तो उसको अपने फिनाइल एपिनेफ्रिन देना है, ठीक है। अच्छा, फिर लेट्स सपोज माँ को कोरियो हुआ है, अब इन्फेक्शन है, पल्स ज्यादा होगी, टेम्परेचर है, तो आप उस बच्चे के तो फिर हार्ट रेट खराब आएंगे। आप कहेंगे कि ये तो खराब है, तो फिर डिस्ट्रेस हो गया, तो ये तो 180 पे चला गया, 190 पे चला गया। नहीं, आप ये करें कि माँ को हाइड्रेट करें और एंटीबायोटिक्स दें। माँ फिर माँ ठीक होगी, बच्चा भी ठीक हो गया, तो आप जो है फिर रिव्यू करें सीटीजी को, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वो हम करेंगे, और फिर हम सीटीजी को दोबारा असेस करेंगे। ये बातें जाके आगे तो इसके साथ आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी लो ये तब होती है जब फेटल हार्ट रेट, जब वेरिएबिलिटी लो तब होती है जब जो फ्लक्चुएशन है वो लेस देन 5 बीट्स पर मिनट तक चली जाए। मतलब 5 से 25 तक ठीक है, ज्यादा होगी 25 से वो खराब है, और कम होगी वो भी खराब है। तो 6 से 25 तक रीअश्योरिंग होती है। और लेकिन अगर मोर देन 25 है तो आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, ये भी एक साइन है फेटल हाइपोक्सिया का। तो हमें बस एवरेज ही चाहिए 6 से 25 तक, ठीक है। अच्छा, समटाइम एब्सेंट वेरिएबिलिटी होती है, इट्स नॉन रिश्योरिंग फीचर, बट समटाइम ये होता है कि स्लीप फेज में वेरिएबिलिटी आपको कम मिल सकती है। तो इसी वजह से अगर एक पेशेंट है और स्लीप फेज 20 मिनट्स तक होती है, वैसे रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स में सीटीजी कब कितने देर के लिए करनी चाहिए? 20 मिनट्स की है ना। और अगर वो रिड्यूस वेरिएबिलिटी एक आईयूजीआर के बच्चे की है जिसमें रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स नहीं है, तो उसको आपने लॉन्गर टाइम के लिए देखना होता है, डबल 40 मिनट तक, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो वेरिएबिलिटी जो है अकेली खराब होती है, तो दिस इज नॉन रिश्योरिंग फीचर। और बाकी अगर अश्योरिंग फीचर्स हैं, प्रोवाइडेड दैट प्लस, ये नहीं हो सकता कि पेशेंट की वेरिएबिलिटी खराब है और उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं आ रही और उसमें आप उसमें कहें कि ये नॉन रिश्योरिंग सीटीजी है तो कैटेगरी 1 पे या कैटेगरी 2 पे जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक फीचर नॉन रिश्योरिंग है तो बाकी दो फीचर्स को अश्योरिंग होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। तो दोनों का सही होना जरूरी है। आपको वो याद होगा डी रूल और एम रूल आयोटा का, उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट का कोई बी रूल है ना तो एम रूल का ना होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पेशेंट को बी रूल भी आ रहा है, एम रूल भी आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर पेशेंट में एम रूल आ रहा है आयोटा में, तो इसकी ये शर्त है कि उसमें बी रूल कोई नहीं होगा, ठीक है।
तो बाकी ये कुछ और पैटर्न्स हैं। अर्ली डिसेलरेशंस जो है वो होती है, हमने कहा ना हेड कंप्रेशन की वजह से उसकी जो शेप होती है ना वो वी टाइप होती है, वी डिप। ठीक है। अच्छा, जो होती है लेट डिसेलरेशन वो यूजुअली यू डिप टाइप होती हैं। ये बातें आगे जाके देखिएगा, अभी इसको छोड़ें अभी। अच्छा, इफ tachycardia occurs for more than 3 minutes, plan should be made to urgently expedite the delivery। आपने अलार्म बजा दिया भाई 3 मिनट का ब्रेडिकार्डिया है, डिलीवर होना चाहिए, एक्सपेडाइट प्लान, लेकिन 9 मिनट तक वो दोबारा ठीक हो गया तो फिर आपका प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है। आपने जो फाइनल रिव्यू करना है 3 मिनट पे, तो आपने प्लान कर लिया कि अर्जेंटली एक्सपेडाइट डिलीवरी कैटेगरी 1 की जो बर्थ है वो आपने डिक्लेयर कर दी है, इमीडिएटली आप उसको थिएटर भी ट्रांसफर करें। बट मीन वाइल अगर फेटल हार्ट रेट ठीक हो जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया ठीक हो जाता है एट 9 मिनट, तो डिसीजन कैन बी रिवर्ट बैक। ठीक है। इफ द फेटल हार्ट रेट रिकवर्स विद इन 9 मिनट्स, द डिसीजन फॉर इमीडिएट डिलीवरी शुड बी रिकंसिडर्ड इफ रीजनेबल एंड इन कंसल्टेशन विद द वुमन। ये आपके एमसीक्यू काफी जगहों पे इन्फ्लुएंस होती है ये बात। ठीक है। बाकी ब्रेडिकार्डिया इसको भी आगे देखते हैं। टैकिकार्डिया में फीवर हो जाता है, रिव्यू कर लिया। वी शेप यू शेप में बता दिया तुम लोगों को। ये सीटीडी की शेप्स में बाद में दिखाऊंगे। ये बहुत जरूरी है फॉर टॉक स्टूडेंट्स। एंड पे मैं दिखाती हूँ हाउ टू कैलकुलेट मोंटी वीडियोस, ये देख लें। ये इम्पोर्टेंट है। Mama, who's the? Oh, baby. यस। तो कमिंग टुवर्ड्स सीटीडी। सीटीडी बेसिकली फेटल असेसमेंट के लिए होती है। फेटल हाइपोक्सिया इज अ मेजर कॉज फॉर पेरिनेटल डेथ, neonatal morbidity and neurodevelopmental disability. It can lead to complex medical consequences. ओके। इसके बाद ये होता है कि रिड्यूस मैटरनल ऑक्सीजनेशन हो जाती है, जिसके बाद यूट्राइन ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसके बाद अम्बिलिकल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसके बाद प्लेसेंटल परफ्यूजन कम हो जाती है, उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है। तो इस तरह बच्चा जो है वो हाइपोक्सिक हो जाता है और वेरियस अदर फीचर्स उसके डिप्रेस हो जाते हैं, उसकी हार्ट रेट खराब हो जाती है, वेरिएबिलिटी खराब हो जाती है। अगर ये चीज़ें लॉन्ग टाइम चल रही है ना, तो रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है, लाइकर कम बनने लग जाता है, और जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है वो यूटिलाइज होने लग जाती है, लीवर छोटा पड़ जाता है, एसी कम हो जाता है, बायोमेट्री कम हो जाती है। ठीक है। तो वो व्हाट आर द काजेस फॉर द फेटल हाइपोक्सिया? मैटरनल भी हैं, प्लेसेंटल भी हैं और फेटल भी हैं, और इसमें अक्यूट भी हैं और क्रॉनिक भी हैं। ठीक है। अक्यूट में तो अक्यूट मैटरनल हाइपोटेंशन होगी, एमआई हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, पीपीएच में चली गई, एपीएच में चली गई। हालांकि पहले सब कुछ ठीक था, उस बच्चे का लाइकर भी सब कुछ ठीक था, बायोमेट्री भी ठीक थी, लेकिन माँ के सडन अक्यूट इवेंट्स की वजह से अब्रप्शन हो गई, एपिड्यूरल आपने दिया, सीटीजी ने फटाफट खराब होना है, और मे बी वो टर्मिनल सीटीजी और आईओडी भी हो जाए। बट क्रॉनिक फीचर्स क्या है मैटरनल के? वो ये है कि माँ को कोई मेडिकल डिसऑर्डर थे, जिन्होंने बहुत स्लोली स्लोली जो है वो बच्चे में जो है वो हाइपोक्सिक इवेंट्स हुए हैं, स्लोली स्लोली प्लेसेंटा खराब हुआ है, प्लेसेंटेशन खराब हुई है, स्मोकर थी, थायराइड प्रॉब्लम थे, हाइपरटेंशन थी, अल्कोहल थे।
तो जो काजेज अक्यूट हाइपोक्सिया कराते हैं दे आर डिफरेंट, दे इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट है, और जो काजेज क्रॉनिक हाइपोक्सिया कराते हैं दे आर डिफरेंट, इनकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। और कुछ इवेंट्स क्रोनिक हैं, कुछ हैं अक्यूट। अब अक्यूट इवेंट में आपके लिए एक कॉमन सेंस की बात ये है कि बच्चे के बायोमेट्री सही मिलेगी और लाइकर ठीक मिलेगा, और जिसमें सीटीजी खराब हो रही है ड्यू टू क्रॉनिक इवेंट्स, वो बच्चा जो है बायोमेट्री भी खराब मिलेगी, वो जो है लाइकर भी कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक प्रोसेस है ना लाइकर खत्म होना या बायोमेट्री का छोटा होना, तो आपको जो है एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे। और यहीं से एमसीक्यूज आते हैं कि आपका इंप्रेशन पूछते हैं कि ये अक्यूट जो है इवेंट की वजह से है कि क्रॉनिक इवेंट है, या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यूजुअली लेबर में तो नहीं होगी ना, छोटा पड़ जाएगा प्लेसेंटा, तो अगर किसी को प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी थी तो ये क्रॉनिक प्रोसेस था और ये पहले से ही होगा। अच्छा, तो ग्रेजुअली जो हाइपोक्सिया डेवलप होता है उसका पैटर्न क्या होता है? इसमें अपेरेंस ऑफ डिसेलरेशन आती है इन अ प्रीवियसली रिएक्टिव सीटीजी। ठीक है, ये देखें डिसेलरेशन आ रही है, फिर एक्सेलरेशन लॉस हो जाती है, ये इवेंट याद रखिएगा और फिर बाद में मुझे दुआ दीजिएगा। अच्छा, तो पहले क्या होगा, पहले इवेंट पहले होगा स्ट्रेस में जाएगा बच्चा, उसकी पहले वाली जो रिएक्टिव सीटीजी थी उसमें डिसेलरेशन आने लग गई, फिर साथ दूसरे नंबर पे वो डिस्ट्रेस में जाएगा और उसकी एक्सेलरेशन लॉस हो जाएंगी, फिर उसकी वेरिएबिलिटी रिड्यूस होगी, और फिर उसका बेसलाइन टैकेकार्डिया आएगा, और ऐसे ही ये इवेंट आएगा। ठीक है, सडन डिक्लाइन इन अ स्टेप वाइज मैनर टू ब्रेडिकार्डिया, ये इसके इवेंट्स हैं कि पहले जा रही है, पहले डिसेलरेशन आ रही है, फिर एक्सेलरेशन गायब हो रही है, फिर वेरिएबिलिटी खराब हो रही है, फिर बेसलाइन टैकेकार्डिया आ रहा है, और बेसलाइन टैकेकार्डिया के बाद पता है फिर क्या आएगा, फिर ब्रेडिकार्डिया आएगा, और देन उसके बाद आईओडी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर क्रॉनिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोक्सिया बिफोर लेबर स्टार्ट विद अ persistently non-reactive non-stress CTG and reduced variability, shallow late deceleration may occur with onset of uterine contraction। आपने अक्सर देखा होगा कि माइल्ड सी कंट्रैक्शन आई है, पेशेंट को सीटीजी देते हैं, उस पर डिसेलरेशन आ रही हैं, और वो भी टाइप 2 की, तो ऑप्शन है इंडक्शन की, सेक्शन की, या डॉपलर करवा लो। तो क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? एक पेशेंट है जिसका बायोमेट्री खराब है, बच्चे की लाइकर खराब है, नॉन स्ट्रेस सीटीजी पे रिड्यूस वेरिएबिलिटी है, शैलो लेट डिसेलरेशन है, वो भी माइल्ड सी स्ट्रेस है, या जिसे आप ब्रैक्सटन हिक्स कहते हैं, तो यू विल वेट फॉर डॉपलर। क्या करना चाहिए? क्या ऑप्शन है मैडम? बायोफिजिकल प्रोफाइल। ठीक है, जब लेबर में है ना बच्चा, तब तो हम कर लेते हैं ना फेटल ब्लड सैंपलिंग, कर लेते हैं ना, एक सीटीजी को काउंटर चेक कर लेते हैं ना फेटल ब्लड सैंपलिंग करके, क्योंकि सीटीजी के फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा है, उसकी बेस पर डिसीजन लेना थोड़ा जो है खराब होता है। बट एक पेशेंट जो लेबर में नहीं है तो उसकी तो फेटल ब्लड सैंपलिंग भी नहीं हो सकती, और अगर सीटीजी खराब है तो फिर क्या करें? तो आपने केयरफुली इंटरप्रिटेशन करनी है, प्रॉपर असेसमेंट करनी है फेटल वेलबीइंग की, इज नीडेड टू आइडेंटिफाई द फीटस विद क्रॉनिक हाइपोक्सिया। अगर ये क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाला बच्चा है ना, आपने इसका देखी है आपने लाइकर देखा है, तो फिर ये तो ट्रू है ना, फिर इसमें क्या रह गया, आप डॉपलर का वेट करें, गो फॉर सेक्शन। ठीक है, बट एक बच्चा जिसकी लाइकर भी ठीक है, वो मूवमेंट्स भी ठीक है,
ठीक है, अगर सीटीजी खराब हो रही है तो आप इसकी असेसमेंट की होगी कि यू विल प्रोलॉन्ग इट। तो जो पेशेंट आ जाती हैं नॉर्मल रूटीन में लेबर में नहीं होती हैं, वार्ड में आप देख रहे होते हैं, उनकी सीटीजीज भी चल रही होती हैं हमारे यहाँ तो ट्वाइस वीकली विदाउट एनी इंडिकेशन प्रोटोकॉल एंड एसओपी। लेकिन उस पर अगर खराबी आ जाए तो फटाफट सेक्शन ना करें, लेफ्ट लेटरल करा लें, प्रॉपर असेस करें, ग्रोथ स्कैन देखें, उसकी रिस्क निकालें, डिटरमिन द रिस्क, देन इम्प्लीमेंट, देन फिर उस सीटीजी का इंप्रेशन बनाएं। ठीक है, तो क्रॉनिक हाइपोक्सिया वाले बच्चे में आपको और कीड़े भी मिलेंगे, मतलब उसका लाइकर भी कम मिलेगा, बायोमेट्री भी खराब मिलेगी, माँ भी हाइपरटेंसिव, ऊपर से अब इसकी वेरिएबिलिटी खराब है, लेट डिसलरेशन है, तो फिर इसमें आपने डॉपलर का वेट नहीं करना, ये बच्चा वाकई स्ट्रेस में, गो फॉर सेक्शन। अब इस स्टेज पे इंडक्शन भी नहीं हो सकते। Subacute hypoxia क्या होता है? The fetus spends more time decelerating and progressively less time at the normal baseline fetal heart rate. So unable to replenish the oxygen supply and excrete the carbon dioxide. तो fetal pH जो है ड्रॉप होती है 0.01 in 2 to 3 minutes. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब fetal pH तो विद इन मिनट्स ड्रॉप कर दिया 0.01, ठीक है, बल्कि मुझे लगता है शुड काउंटर चेक इट, ये शायद सेकंड्स में ड्रॉप कर रही होती है। तो एक पेशेंट जो 5 सेंटीमीटर अभी आपके पास है, लेट्स गो, और उसकी पीएच जो है आपने की आपको मिलती है वो बॉर्डर लाइन, क्या आप उसको लेके जाओगे? अभी 5 सेंटीमीटर पे बॉर्डर लाइन है, आगे बताते हैं। ये भी बड़ा आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि 5 सेंटीमीटर पे इस किस्म की पीएच जिसमें ना आप इधर ना उधर क्या करें, तो उसमें अगेन डिटरमिन द रिस्क, पेशेंट का असेसमेंट करो, एक तो वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है, ठीक है। और चौंके देखिए सीटीजी पे डिसीजन नहीं लिया आपने, अब तो आप फिटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं, और फिटल ब्लड सैंपलिंग होती पैथोलॉजिकल सीटीजी पे है, और फिटल ब्लड सैंपलिंग हुई इसलिए कि आप काउंटर चेक कर रहे हैं कि वो वाकई खराब है सीटीजी, तो वो तो सीटीजी वाकई खराब आ गई, अब बचा क्या? तो अब 5 सेंटीमीटर पे है, आप 10 सेंटीमीटर अगले 5 घंटे इसको लेके जाओगे जो कि हर मिनट में पीएच ड्रॉप कर रही है, इस बच्चे ने सीपी हो जाना। तो वाइज डिसीजन ये है कि अर्ली लेबर में अगर बॉर्डर लाइन पीएच आ रही है ना, गो फॉर सेक्शन, एंड दिस आल्सो रिटन इन ड्यू फर्स्ट, आई विल शो यू। तो हमने वेरियस पैटर्न देखने हैं, अभी आपने नाम सुना होगा साल्टेटरी पैटर्न, साइनोसाइडल पैटर्न, सूडो साइनोसाइडल पैटर्न, ये क्या होते हैं? तो साल्टेटरी पैटर्न ये होता है जिसमें जो वेरिएबिलिटी है वो 25 बीट्स मिनट से, और वो 30 मिनट से ज्यादा एग्जिस्ट भी करती है। The pathophysiology of this pattern is incompletely understood. It may reflect excessive fetal activity, ठीक है, and health, but it may be seen linked with recurrent deceleration when hypoxia acidosis evolve very rapidly. It is presumed to be caused by fetal autonomic instability and hyperactivity. ये साल्टेटरी पैटर्न पे उन्होंने कमेंट किया है। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि एक सिंगल मोमेंट पे फिटल हार्ट रेट या वेरिएबिलिटी 25 बीट्स पर मिनट है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है फॉर 30 मिनट, राइट, देन यू विल लेबल कि ये साल्टेटरी पैटर्न है, दिस इज नॉट नॉर्मल एक्चुअली, ये अंडरलाइंग हाइपोक्सिया एसिडोसिस को बताता है। और मे बी पिछले वाले स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई अक्यूट इवेंट अभी रैपिडली डेवलप है। साइनोसाइडल पैटर्न क्या होता है? अ रेगुलर स्मूथ अनडुलेटिंग सिग्नल है, सिग्नल रिजेंबलिंग लाइक अ साइन वेव, जैसे समंदर की लहरें होती हैं, विद एम्पलीट्यूड ऑफ 5 to 15 बीट्स पर मिनट, ये सेम फिक्स। देखिए वेरिएशन तो फ्लक्चुएशन होती है ना, कभी 5 की आएगी, कभी 10 की आएगी, कभी 20 की आएगी, ये तो फिक्स तो नहीं होगी ना 5 और 15 के दरमियान, और एक फ्रीक्वेंसी सेट फ्रीक्वेंसी तो फॉलो नहीं करेगी साइन वेव की तरह। अगर ये ऐसा करती है, then it is sinusoidal pattern. This pattern lasts more than 30 minutes and coincides with absent acceleration. आपने ऊपर भी देखा था ना, आपने पूरी सीटीजी को देखा था कि एक फीचर को नहीं देखना, मैंने बोला ना बाकी 2 फीचर्स भी देखने हैं। अब एक पेशेंट जिसको साल्टेटरी पैटर्न है 30 मिनट से देख रहे हैं, उसमें तो उसकी सिर्फ वेरिएबिलिटी खराब नहीं होगी, उसमें लॉस ऑफ एक्सेलरेशन होगी, प्रेजेंस ऑफ डिसेलरेशन होगी, तो पूरा पैटर्न सपोर्ट कर रहा है ना इसको कि ये खराब है, यू शुड डू एक्ट ऑन इट। और इसी तरह साइनोसाइडल पैटर्न पे भी आपने बाकी फीचर्स भी देखने हैं कि उनका क्या हालात है। मतलब एक पेशेंट है जिसको हम कहेंगे साल्टेटरी पैटर्न है, बट उसमें तो एक्सेलरेशन भी आ रही है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, हाइपोक्सिया नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं आनी चाहिए थी, राइट। तो आपने सारे फीचर्स देखने हैं। साइनोसाइडल पैटर्न बेसिकली ये होता है साइन वेव की तरह, और इसकी काजेज वो पूछते हैं क्या है, फीटल एनीमिया, और फीटल एनीमिया क्यों हो सकता है,
या तो एंटीडी की वजह से, रिसेस आइसोमराइजेशन की वजह से, या एपीएच की वजह से, या टीटीएस की वजह से, या रप्चर्ड वैजा प्रीविया की वजह से, ठीक है, ये सारे एनीमिया करा देंगे, अब्रप्शन की वजह से। अच्छा, it has also been described in cases of acute fetal hypoxia, infection, cardiac malformation, hydrocephalus and gastroschisis. अब pseudo-sinusoidal पैटर्न क्या होता है? ये saw tooth पैटर्न होता है rather than smooth sine wave. Its duration seldom exceeds 30 minutes and it is characterized by normal pattern. ठीक है, थंब सकिंग की वजह से भी हो जाता है। तो हमारे लिए मुसीबत है साल्टेटरी साइनोसाइडल। साइनोसाइडल की काजेज में एनीमिया आता है, साल्टेटरी की काजेज में हाइपोक्सिया आता है, और साथ में बाकी पैटर्न भी खराब होगा। सिर्फ वेरिएबिलिटी खराब नहीं होगी बल्कि इनमें एक्सेलरेशन भी गायब हो जाएंगी और डिसेलेरेशन आएंगी या नहीं भी आएंगी, और जो है इस तरह हम देखेंगे। तो कमिंग टुवर्ड्स द मेन एजेंडा, मेन फोकस आज की गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आपने इंटरप्रेट करना है, आपने कैटेगराइज करना है, एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन इट। तो सबसे पहले हमने बात की सीटीजी के फीचर्स की, सीटीजी की कैटेगरीज की। अब हमने डॉक्टर सी ब्रेवर्डो भी पढ़ा कि हम मरीज की ओवरऑल असेसमेंट करेंगे, उसमें कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, फिर हम उसकी देखेंगे बेसलाइन अगर 110 से 160 है तो ये सही बात है। मैम साउंड नहीं आ रही बिल्कुल। आप बाकियों को आ रही है? जी मैम आ रही है। बाकियों को आ रही है? रेशम कोई किबला दुरुस्त करो। जी मैम आ रही। ओके, तो रीशोरिंग 110 to 160, नॉन रीशोरिंग 100 to 109, 161 to 180। ठीक है, एबनॉर्मल बिलो 100 और मोर देन 180। अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें 5 से 25 ओके, लेस देन 5 फॉर 30 to 50 मिनट्स, और मोर देन 25 फॉर 15 to 25 मिनट्स। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है, और अगर आप एमएस के कैंडिडेट हो ना, तो फिर ये तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे होते हैं। एफसीपीएस में बड़े कम आते हैं, आईएमएम में ये इस तरह के ऑप्शंस ऐड नहीं करते। ठीक है, फॉर्चुनेटली आईएमएम के लिए अच्छी बात है, बट एफसीपीएस एमएस के लिए बुरी बात है, दे हैव टू क्रैम इट। अच्छा, ये मैं आगे भी छोटा सा बताऊंगी, बस अब सुन लो। खैर, तो देखें, अब हम बात कर रहे थे कि वेरिएबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि वेरिएबिलिटी जो है लेस देन 5 फॉर 30 to 50 मिनट्स है, या मोर देन 25। कम है तो हमारे पास 30 by 50 से याद कर लो, और अगर 25 से ज्यादा है तो 15 by 25 याद करो। मतलब ऐसे भी कुछ फार्मूला बनाए जा सकते हैं ना, 30 by 50 if it is less, 15 by 25 if it is more, राइट। तो इसको हमने याद कर लिया बेसलाइन के साथ, ये नॉन रिश्योरिंग है। और अब नॉर्मल कब है? लेस देन 5 फॉर मोर देन 50 मिनट, और मोर देन 25 और मोर देन 25। इट्स क्वाइट इजी, इट लुक्स लाइक साइनोसॉइडल पैटर्न होता है इससे। अब जाए अब इस पे लास्ट पे डिसेलरेशन पे। अर्ली ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हेड जब डिसेंट करता है तो अर्ली आ सकती है। भी एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, के साथ कोई इशू नहीं है, कंसर्न्स नहीं है, बट इफ दे हैव कंसर्न्स तो इट शुड बी लेस देन 90 मिनट्स। ठीक है, तो वेरिएबल डिसेलरेशन है और ये लेस देन 90 मिनट है, तो देखिए रीशोरिंग फीचर है विद कंसर्निंग। और एबनॉर्मल कब है? एबनॉर्मल वो है, एबनॉर्मल तो आप याद ही ना करें ना, आप सिर्फ नॉन रिशोरिंग याद करें। अगर वो नॉन रिशोरिंग से ज्यादा है तो अल्टीमेटली उसने एबनॉर्मल हो जाना है, तो एबनॉर्मल इज इजी। तो मैं आपको कहूंगी कि इन दोनों में ना, इन दोनों में वेरिएबिलिटी में भी एबनॉर्मल याद ना करें, और डिसेलरेशन के लिए भी एबनॉर्मल याद ना करें, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सुकून में आए। आपने अब क्या याद करना है? नॉन रिशोरिंग फीचर्स। अगर नॉन रिशोरिंग फीचर वेरिएबल है और उसमें ये कंसर्निंग फीचर्स नहीं है, और कौन से कंसर्निंग फीचर्स नहीं है कि ये जो वेरिएबल लेस देन 60 सेकंड है, अगर ये मोर देन 60 सेकंड है तो ये कंसर्निंग फीचर है। इसमें शोल्डरिंग हो रही है तो ये अच्छी बात है, नहीं हो रही तो ये कंसर्निंग फीचर है। शोल्डरिंग ये होती है कि
फेटल हार्ट रेट जब ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो राइज करता है पैटर्न इसका फेटल हार्ट रेट का। अगर नहीं करता तो इसका मतलब है शोल्डरिंग नहीं हो रही। तो ये इसका ना होना बुरी बात है। अगर है ना तो हम उसको कहेंगे रीश्योरिंग के लिए नो कंसर्निंग फीचर्स जरूरी थे। अब इसमें तो कंसर्निंग फीचर्स आ गए। ये तो मोर देन 60 सेकंड की वेरिएबल डिप है, इसमें शोल्डरिंग नहीं हो रही, इसमें वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है विद इन डिसेलरेशन, और ये जो है फेलियर टू रिटर्न टू द बेस लाइन बाईफेजिक शेप आ गई है ऐसे करके। मतलब ये अब फेलियर टू रिटर्न है एक्चुअली इसी तरह आएगी, बाकी पैटर्न में देख लीजिएगा। तो अब टेक होम मैसेज ये है कि ओवरऑल डिसेलेरेशन बुरी होती हैं, बट कुछ अर्ली होती हैं, कुछ होती हैं वेरिएबल और कुछ होती हैं लेट। लेट के साथ तो कंसर्निंग फीचर का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली गंदी होती है। दे आर ऑलवेज बैड। अर्ली दे आर ऑलवेज इनोसेंट, बट व्हाट लेफ्ट बिहाइंड वेरिएबल। तो वेरिएबल भी अच्छी हैं अगर कंसर्निंग फीचर्स नहीं है। अगर कंसर्निंग फीचर्स हैं तो वेरिएबल भी गंदी है, वो इतनी गंदी है जितना कि लेट डिसेलेरेशन। ठीक है, तो ओके अब हम आगे चलते हैं, ये के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैम इसका जो कंसर्निंग फीचर्स आपने बताए हैं वो एक दफा प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। कंसर्निंग फीचर्स हैं कि जो वेरिएबल डिसेलेरेशन है ना वो लास्ट करती है 60 सेकंड से ज्यादा। ठीक है, शोल्डरिंग नहीं होती, वेरिएबल डिसेलेरेशन के बाद शोल्डरिंग होनी चाहिए, उस पैटर्न पे नहीं हो रही होगी। और शोल्डरिंग दोबारा बता दीजिए प्लीज। फिर क्या होगा इसमें? शोल्डरिंग ये होती है कि जब डिप आती है ना, नीचे डिसेलरेशन आती है, फेटल हार्ट रेट ड्रॉप करते हैं, तो रिएक्शन के तौर पे ना वो लिफ्ट भी करते हैं ऊपर। तो जो बेसलाइन पैटर्न है वो पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो इसे कहते हैं शोल्डरिंग। और वो भी स्लाइटली थोड़ा सा, और फिर दोबारा नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाता है। ये इस तरह से होगा, मैं इसको ड्रा करके देखती मैम ये ट्रेस में शो कर दीजिए प्लीज। हाँ ये वेरिएबल ऐसे आएगा। देखेंगे एक पेशेंट की ना नॉर्मल बेसलाइन फेटल हार्ट रेट थी, इसके बाद इसको वेरिएबल डिसेलेरेशन आई है नीचे। ठीक है, तो जब ये नीचे से ऊपर आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर ये वापस नीचे मेंटेन करेगी। इसका थोड़ा सा ऊपर आना ये शोल्डरिंग है। अगर ऐसा नहीं करती, मतलब ऐसे आई है और ये बिल्कुल फेटल हार्ट रेट से नीचे या उसी पे ही स्टार्ट कर दिया विदाउट शोल्डरिंग दिस, तो ये कंसर्निंग फीचर है। ठीक है, या फिर रिड्यूस्ड बेसलाइन वेरिएबिलिटी है, या फिर फेलियर टू रिटर्न टू बेसलाइन है। ठीक है, मतलब आइडली तो जो वेरिएबल डिसेलरेशन थी उसको आना था जब जैसे कॉर्ड कंप्रेशन होती है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो आपने कॉन्ट्रैक्शन भी देखनी है, CTG पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो नहीं मैच करता, ये कॉन्ट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, ये डीप आएगी और ये 60 सेकंड से कम वक्त में सही भी हो जाएगी और थोड़ी सी शोल्डरिंग आएगी और वापस अपने ही बेसलाइन को मेंटेन करेगी और वही वेरिएबिलिटी होगी। दिस इज गुड, दिस इज रीअश्योरिंग फीचर। हम कहेंगे कॉर्ड कंप्रेशन थी, चलो ठीक है, बट अगर ये इसमें शोल्डरिंग नहीं हुई, वेरिएबिलिटी खराब हो गई, एक तो डिसेलेरेशन आई है, ऊपर से वेरिएबिलिटी भी खराब हो रही है, दूसरा फीचर भी खराब हो रहा है, तीसरी बात क्या हुई है कि ये अपने बेसलाइन पे वापस नहीं गई, अब इसका बेसलाइन यहाँ पे सेट हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ऑल कंसर्निंग फीचर्स। पैटर्न देखोगे तो याद रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा कि अर्ली डिसेलेरेशन तो कोई मसला नहीं है, लेट वैसी गंदी है। मसला था हमें वेरिएबल का, वेरिएबल में कोई कंसर्निंग फीचर्स नहीं है और वो लेस देन 90 मिनट्स नहीं भी रहती तो दे आर रीअश्योरिंग, हैप्पी वी आर, बट इफ दे एक्सीड मोर देन 90 मिनट्स दे आर नॉन रीअश्योरिंग। ठीक है, अगर उनमें कंसर्निंग फीचर्स हैं, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स, या कंसर्निंग फीचर्स हैं लेस देन 30 मिनट बट कॉन्ट्रैक्शंस के साथ को अब जा रही है, हालांकि कॉन्ट्रैक्शन के साथ लेना देना नहीं होना चाहिए था, बट ये ओवर 50% कॉन्ट्रैक्शन परसिस्ट कर रही हैं, देन दे आर कंसर्निंग। ठीक है, तो अब इनको छोड़ेंगे नहीं, अब इस पे हमने ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट करना है, कैटेगराइज भी करना है। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इसी चीज को उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल डिसेलरेशन है, कोई कंसर्निंग फीचर्स नहीं है, लेस देन 90 मिनट है ओके वी आर हैप्पी, मोर देन 90 मिनट वी आर नॉट हैप्पी, इट इज नॉन रीअश्योरिंग फीचर। अगर सिर्फ मोर देन 90 मिनट है और बाकी फेटल बेसलाइन ठीक है, एक्सेलरेशंस आ रही हैं, तो बाकी फीचर्स तो ठीक है ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल सीटीजी जो है वो सस्पिशियस है जस्ट, राइट। इस पे कोई एफबीएस भी नहीं करनी, ब्लड सैंपलिंग भी नहीं करनी। बट अगर ये इसका मोर देन 90 मिनट का होना विदाउट इवन नॉन कंसर्निंग फीचर्स इस वेरिएबल टिप का, और इसके साथ बेसलाइन फेटल हार्ट रेट भी ड्रॉप हो रहा है, वेरिएबिलिटी भी इन्फ्लुएंस हो रही है, एक्सेलरेशन पे नहीं आ रही, तो फिर तो इतने सारे फीचर्स हो गए ना नॉन रिश्योरिंग, फिर तो ये इसका हो गया कबाड़ा, ये तो कैटेगरी 3 की पैथोलॉजिकल है, कुछ करो इसके लिए, ठीक है। ओके, कंसर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्शंस एंड टाइम देखना है, ठीक है। अगर ये मोर देन 50% कॉन्ट्रैक्शन के साथ है बट लेस देन 30 मिनट इट इज नॉन रिश्योरिंग। इसी इसको उल्टा कर दो, लेस देन 50 बट मोर देन 30 मिनट, देन अगेन नॉन रिश्योरिंग। मोर देन 50, मोर देन 30 मिनट्स इट इज एबनॉर्मल, ठीक है। ये तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस स्टार्ट करो। कोई पर उन्होंने एक रेड मार्क लगाया और वो ये है कि अगर 30 मिनट से कम भी है ना और मैटरनल रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, कंसर्निंग फीचर्स हैं और वाकई हैं, हम तो नॉन रिश्योरिंग पे लेके जा रहे हैं ना, नॉन रिश्योरिंग पे लेके जा रहे हैं, बट इन्हीं नॉन रिश्योरिंग के साथ अगर मैटरनल फैक्टर्स हैं तो देन इट इज एबनॉर्मल। फिर आपने वैसे एक्ट करना है जैसे कि एक नॉर्मल सीटीजी पे एक्ट करना है, और वो एक्शन मैं बताती हूँ क्या है। तो एक पेशेंट जो लो रिस्क थी उसमें कंसर्निंग फीचर्स थे मोर देन 50 और मोर देन 30 मिनट, तो ये दोनों अलग अकेले नॉन रिश्योरिंग है, दोनों इकट्ठे आएंगे तो ये अकेले के लिए भी आएंगे, और साथ मां रिसाले से आईयूजी आ रहा है, एपीएच का केस है, तो ये अकेले के लिए भी एबनॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन आपको पता है, बट इस पे भी आपने देखना है कि कितने मिनट्स के लिए। इफ दे आर लेस देन 30 मिनट, कोई मैटरनल रिस्क फैक्टर नहीं है तो नॉन रिश्योरिंग। if they are less than 30 minutes but maternal risk factors are present then they are abnormal। तो एक ही पेशेंट की सीटीजी जो है, एक सीटीजी दो मरीजों की सेम होगी, बट अगर मरीजों में रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो वही सीटीजी की कैटेगरीज डिफरेंट है, गॉट माय पॉइंट। तो और लेट डिसेलरेशन बाय एनी मीन विद और विदाउट मैटरनल रिस्क फैक्टर्स मोर देन 30 मिनट जब भी आएगी तो ये नॉर्मल है, नहीं ये फिक्स नॉर्मल है। ये जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट है, ये ओके। कमिंग टू, हमने कहा था कि हमने कैटेगराइज करना है सीटीजी को, नॉर्मल है, सस्पिशियस है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है। समझ नहीं आई? मैम आवाज बीच में बहुत कट गई थी इसलिए कुछ मिस हो गया। अच्छा रास्ता में अभी हमने ओके अच्छा, एक्चुअली हमने भी बात की कि सीटीजी जो होती है ना, इसके फीचर्स होते हैं। बाबा के साथ जा सकती हूँ नीचे वॉक करने? सब जाओ। अच्छा, फीचर्स सीटीजी के ना फीचर्स होते हैं। अब फीचर्स की अभी हमने बात की है ना, हम बेसलाइन होती है एक, बेसलाइन क्या थी 110 से 160, हमने कहा कि उसकी वेरिएबिलिटी होती है और वो थी 5 से, आप बोले ना 25 तक। फिर हमने कहा उसमें एक्सेलरेशन होनी चाहिए, वो तो हमेशा अच्छी बात है। और फिर डिसेलरेशन की हमने बात की, डिसेलरेशन की टाइप्स थी। अर्ली हमने कहा ऑलवेज ओके, early are always okay and late are always bad, but left behind variable can be okay and can be bad। अब उसके हमने बताया कि वेरिएबल अगर मोर देन 90 मिनट्स परसिस्ट करती हैं ट्रेस पे, दे आर बैड। अगर इनके साथ कंसर्निंग फीचर्स आते हैं, दे आर बैड, ठीक है। अब वो कंसर्निंग फीचर्स में मजीद उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसकी बेस पे आप ये जो वेरिएबल फीचर, ये जो डिसेलरेशन है एक फीचर ही है ना, उसको आपने क्या कहना है, एश्योरिंग कहना है, आपने उसको नॉन रिश्योरिंग कहना है, और आपने उसको एबनॉर्मल कहना है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ और एक्सप्लेन किया इसको कि अगर
ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये मोर देन 90 मिनट है, ये तो नॉन रिश्योरिंग है, बट कुछ कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं कि जिससे ये एबनॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, एबनॉर्मल तब होगी जब वेरिएबल डिसोल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, तो एबनॉर्मल कब होगी? नॉन रिश्योरिंग है या एबनॉर्मल है? फीचर्स पे कमेंट करना है, और ये कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि इससे सीटीजी का कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी, हमारी फर्दर लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी। अगर पेशेंट जो है इसको वेरिएबल डिसेलरेशन मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लेस देन 30 मिनट थी, नॉन रिश्योरिंग। उल्टा कर दो इसको, अब यहाँ मोर देन 30 कर दो, लेस देन 50 कर दो, तो ये भी नॉन रिश्योरिंग। अगर दोनों आ गई तो फिर एबनॉर्मल हो गई। ठीक है, अगर इसी नॉन रिश्योरिंग के साथ आपने मरीज को देखा और मरीज में रिस्क फैक्टर्स थे लाइक हाइपरटेंशन, आईयूजीआर है, तो मरीज के रिस्क फैक्टर्स को देख के, उसका रिस्क देख के हमने इस नॉन रिश्योरिंग पैटर्न को एबनॉर्मल कंसीडर करना होता है। ठीक है, सिमिलरली हमने लेट डिसोल्यूशन की बात की। लेट डिसोल्यूशन आर ऑलवेज नॉन रिश्योरिंग बट दे कैन बी एबनॉर्मल। ठीक है, इफ दे आर मोर देन 30 मिनट्स या साथ में मरीज में रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये दे आर नॉट, ये रिएश्योरिंग तो है ही नहीं ना, है, दे आर ऑलवेज बैड, बट हाउ मच बैड? दो ऑप्शंस बची हैं, नॉन रिएश्योरिंग और एबनॉर्मल। अगर मोर देन 30 मिनट है तो एबनॉर्मल है, माम में रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो एबनॉर्मल है, अगर लेस देन 30 मिनट है तो देन इट इज नॉन रिएश्योरिंग। अब समझ आया? मैम पैथोलॉजिकल सीटीजी कब हम कैटेगराइज करेंगे जिस पे हमने पैथोलॉजिकल सस्पेक्शन सीटीजी कोई डिसाइड भी कर एक लिया? एबनॉर्मल, कोई भी एक एबनॉर्मल सीटीजी और अगर कोई भी दो नॉन फीचर्स आएंगे पैथोलॉजिकल। ठीक है, अभी आप आगे भी देख लेंगे बता। तो कैटेगरी में हम जाते हैं, अगर सारे फीचर्स रीश्योरिंग है नॉर्मल सीटीजी, सस्पिशियस तब है जब एक नॉन रीश्योरिंग है और बाकी दोनों रीश्योरिंग है। ठीक है, और एबनॉर्मल तब है जब एक भी एबनॉर्मल फीचर्स आ गया या दो नॉन रीश्योरिंग फीचर्स आ गई, ये पैथोलॉजिकल सीटीजी है। मैं ये पढ़ा के रिवाइज करवाऊंगी, फिर तुम लोगों को जिंदगी अपनी अच्छी लगेगी वरना मुश्किल है। अच्छा देखो, नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजी का तो कुछ भी नहीं करना, चलती रहेगी, वी आर हैप्पी, कुछ नहीं करना ना इसका। नॉर्मली चाहते थे वही आ रही है, बट सस्पिशियस को क्या करना है? करेक्ट कर दें अंडरलाइन काज को, हाइपरटेंशन थी उसको ठीक कर दें, हाइपर स्टिमुलेशन थी उसको ठीक कर दें, तो कर दें। ठीक है, प्रॉपर उसकी सारी ऑब्जर्वेशंस को दोबारा देखें और कंजर्वेटिव मेजर्स लें। कंजर्वेटिव मेजर्स लाइक इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे दें। ठीक है, स्पाइन हाइपरटेंशन है तो लेफ्ट हेटल करा दें, एपिड्यूरल हाइपरटेंशन हुई है तो वेसोप्रेसर्स दे दें, राइट। साथ ही इन्फॉर्म कर दें, शोर मचा दें, और डॉक्यूमेंट करें प्लान, होल क्लिनिकल पिक्चर देखें, मतलब पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स भी देखें, और वो उस औरत को भी बताएं, उसके बॉडी अटेंडेंट को भी बताएं, एंड दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना इसमें। आपको एफबीएस नजर नहीं आ रहा, इसमें आपको फिटल स्कैल्प स्टिमुलेशन कुछ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ये सस्पिशियस है, मतलब बॉर्डर लाइन समझ लें। तो इसमें हमने अंडरलाइन काज को एड्रेस करके कंसल्टेंट को बता दिया, और अंडरलाइन काज क्योंकि एड्रेस किया तो उसको रिएक्ट किया तो ठीक हो जाएगी। बट एबनॉर्मल में क्या करना है? एबनॉर्मल, अच्छा एबनॉर्मल फीचर है और सीटीजी पैथोलॉजिकल है, तो इसमें आपने अगेन एक्यूट इवेंट्स निकालने हैं, कार्ड प्रोलैप्स, अब्रप्शन, यूट्राइन रप्चर। अगर एक्यूट इवेंट्स नहीं है, लेट्स सपोज कार्ड प्रोलैप्स है, फिर तो करना ही आपने कैटेगरी 1 या 2 का सेक्शन है, अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं हो सकती और बच्चा लाइव है, राइट। अब्रप्शन है तो उसको कैटेगराइज करना है, कितने ग्रेड्स हैं, 4 ग्रेड्स हैं, और तीसरा चौथा ग्रेड हमारे लिए मुश्किल होता है, जिसमें फिटल डिस्ट्रेस है या मैटरनल डिस्ट्रेस है, उसके मुताबिक देखते हैं, बिशप के साथ को एसोसिएट करते हैं, लेट्स मतलब लेबर डाइट कर देंगे, नहीं है तो फटाफट सेक्शन कर देंगे, यही करना होता है। रप्चर है तो बस वो तो फिर रप्चर है ना, उसका तो कुछ नहीं करना, उसको तो ओटी लेके जाना है, लेप्रोटमी करनी है इमीडिएट, और कैटेगरी 1 का सेक्शन करना है। समटाइम वो कहते हैं रप्चर में लेप्रोटमी करोगे या कैटेगरी 1 का सेक्शन करोगे, क्या करना चाहिए? दोनों ऑप्शंस में कैटेगरी 1 सेक्शन, नाइस। बाकी जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो फिर लेप्रोटमी है।
अच्छा, दूसरा ये कि अब है पैथोलॉजिकल सीटीजी। पैथोलॉजिकल सीटीजी का मकसद मतलब पता है ना आपको? रिवाइज करवाएं मुझे। इसका मतलब ये है कि आपने सीटीजी को असेस किया, उसकी जो बेसलाइन है वो क्या आ रही है? 180 है, 180 है या 100 से कम है ना? Less than 100. तो ये इस पे आपने क्या करना है? आपने देखना है कि एक्यूट इवेंट्स तो नहीं है, ठीक है? अगर कोई हाइपरटेंशन हुई है किसी वजह से, एपिडुरल की वजह से, या एनीथिंग एल्स, इन्फेक्शन की वजह से, तो आपने कंजर्वेटिव मेजर्स आप कर सकते हो। यू विल स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव मेजर्स। अगर नहीं कर सकते तो फिर स्टेप वाइज आगे चलेंगे, बट बेसलाइन पे हम कह रहे हैं पैथोलॉजिकल सीटीजी इस फीचर पे, क्योंकि फिटल हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल उसमें आ रहे हैं, पैटर्न पे आ रहे हैं, ठीक है? अगर हम कहीं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का ना होना, नो, तो ये नॉन रिशोरिंग फीचर्स है, एबनॉर्मल नहीं है। चलो, अब प्रॉब्लम जो है ना वो डी सेल की है। डी सेल की टाइप्स हैं, या तो अर्ली है, अर्ली तो ओके है ना? आपको मैं कहूँ अर्ली अर्ली अर्ली, आपने इसको देखना भी नहीं। मैं कहूँ वेरिएबल, आप कहीं चलो यार छोड़ो, बट सर्टन कंडीशंस हैं कि ये वेरिएबल भी दरबसर है। तो ये नॉन रिशोरिंग कब बनेगी? जब ये मोर देन 90 मिनट है। और ये पैथोलॉजिक, ये एबनॉर्मल कब बनेगी? लेट डिसेलरेशंस होंगे फॉर मोर मैम देन लेट डिसलरेशन। या हाँ 50% कॉन्ट्रैक्शन बात आ रही है, या ये मोर देन 30 मिनट जा रही है विद मैटरनल रिस्क फैक्टर्स। ऐसे ही किया ना हमने। अकेले अकेले आती है तो ये सिर्फ नॉन रिश्योरिंग है। मतलब मैं ये कहूँ कि मोर देन 50% कॉन्ट्रैक्शन है बट लेस देन 30 मिनट है, ये नॉन रिश्योरिंग है। अगर मैं कहूँ कि लेस देन 50% है और मोर देन 30 मिनट है, ये अकेले नॉन रिश्योरिंग है, बट दोनों इकट्ठी आ जाएंगे तो नॉर्मल है, या विद एनी फीचर मैटरनल रिस्क फैक्टर्स हैं तो नॉर्मल है। ऐसा ही है ना? जी मैम। चलें, बस यही मुश्किल लग रहा था समझाना। तो अगर ऐसा होता है, मैम कौन से फीचर्स मैटरनल रिस्क फैक्टर्स के साथ होंगे तो पैथोलॉजिकल है? ये जो अभी जैसे आपने देखो ना, 30 मिनट्स की बच्चा आयु डिसेल्स जा रहा है, बताया। पहले ही क्रोनिक हाइपोक्सिया चल रहा था ना, एपीएच चल जी रहा था, हाइपरटेंशन थी, कार्डिक पेशेंट है, अस्थमैटिक है, एनीमिक है जी, severe। उसमें अब डिसेल्स आ गए मोर देन 30 हाँ, मिनट्स फॉर एग्जांपल, तो या नॉन उसमें देखिए, रीअश्योरिंग। हाँ बिल्कुल। तो एक एबनॉर्मल फीचर से मुराद है पैथोलॉजिकल सीटीजी, या दो नॉन रिश्योरिंग फीचर्स भी आ गए तो इसका मतलब है पैथोलॉजिकल सीटीजी। और अगर पैथोलॉजिकल है तो आपने क्या करना है? यू विल एक्सक्लूड acute events, number 1. Number 2, you will correct underlying cause. If there is a reasons which can be corrected, go for conservative measures. अगर कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं हो सकते, जैसे कि रप्चर में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो वो उसके मुताबिक चलेंगे। However, अगर एक्यूट इवेंट्स एक्सक्लूड हो गए हैं तो फिर आपने ऑफर करना है डिजिटल फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन एंड डॉक्यूमेंट आउटकम, ठीक है? इफ द सीटीजी ट्रेस स्टिल पैथोलॉजिकल आफ्टर फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन, तो फिर आपने कंसिडर करना है फीटल ब्लड सैंपलिंग, कंसिडर करनी है एक्सपेडाइटिंग द बर्थ, एंड कंसिडर करें टेक द वुमेन्स प्रेफरेंस इनटू अकाउंट। अब जो चीजें नहीं लग रही है ना पैथोलॉजिकल सीटीजी में, वो लग रही है फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन एंड एफबीएस। वरना तो एक्सपेडाइट डिलीवरी दोनों में कर रहे थे, बाकी कंजर्वेटिव मेजर्स दोनों में कर रहे थे, वुमेन को भी दोनों में बता रहे थे, कंसल्टेंट को भी दोनों में बता रहे थे, ठीक है? तो ये एमसीक्यू आता है कि फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन का करनी है पैथोलॉजिकल सीटीजी। और ये पैथोलॉजिकल सीटीजी बताएगा कौन? वो भी आपने खुद बतानी है। वो बताएंगे कि भाई सीटीजी है, मोर देन 50% कॉन्ट्रैक्शंस, लेस देन 30 मिनट, वहां तो हाइपरटेंसिव है। यू विल डिसाइड भाई, ये तो नॉर्मल फीचर है, ये तो पैथोलॉजिकल सीटीजी हो गई, ठीक है? लेट्स सपोज एक एमसीक्यू शायद है मेरे पास। मैडम ये टिपिकल वेरिएबल डिसेलरेशन और एटिपिकल वेरिएबल डिसेलरेशन, इनका क्या मतलब है? टिपिकल विदाउट कंसर्निंग फीचर्स, एटिपिकल विद कंसर्निंग फीचर्स। अच्छा, एक पेशेंट 5 सेंटीमीटर लेबर में है, सीटीजी पे रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है फॉर 60 मिनट्स एंड वेरिएबल डिसेलरेशंस फॉर 20 मिनट्स। व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट? अब इस ये है क्या? ये सीटीजी को आपने कैटेगराइज करना है, नॉट द फीचर्स बता दिए। वेरिएबिलिटी 60 मिनट्स तक रिड्यूस है, ये अच्छी बात है, ये नॉन रिश्योरिंग फीचर है ना? हाँ जी जी। और वेरिएबल डिसेलरेशंस हैं लेस देन 30 मिनट,
ये भी नहीं हो, नॉन रियश्योरिंग। तो ये सीटीजी दो नॉन रियश्योरिंग फीचर के साथ क्या बनेगी? पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल सीटीजी पे क्या करेंगे? कैटेगरी 1 से ले रही FBS एफबीएस करेंगे। जी। जस्ट एक मिनट, अजान हो रही है, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो हम थे इधर से कि कंजर्वेटिव मेजर्स क्या होते हैं। आप लेफ्ट एटल करवा दें, हाइड्रेशन दे दें अगर काज हाइपोवोलेमिया या हाइपोटेंशन ना दें, और या फिर टोकोलिसिस कर दें अगर पेशेंट हाइपर स्टिमुलेशन में है, और फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन कर दें, उसके बाद रिसेस करें अगर फीटल हार्ट रेट ठीक हो जाते हैं। रूटीन ऑक्सीजन ना यूज करें, हाँ हाइपोक्सिया काज है तो कर सकते हैं, एमनी इन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं करनी। और फीटल ब्लड सैंपलिंग के लिए जो है आपने कंसेंट लेनी है, डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड होनी चाहिए, और मरीज जो है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होना चाहिए। मैम आवाज बहुत स्लो हो गई है। डोंट सी कि डू नॉट डू इट आफ्टर प्रोलॉन्ग डिसेलरेशन। और सेप्सिस और सस्पेक्टेड सेप्सिस में आप कंसल्टेंट से डिस्कस करें, फिर करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं कि मैटरनल इन्फेक्शन हो या एक्यूट फीटल कंप्रोमाइज हो, ठीक है, लेस देन 34 वीक्स पे हो, या फीटल ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, या फेस प्रेजेंटेशन हो, इस पे भी नहीं करते, ठीक है। क्या वैसे ब्रीच पे कर सकते हैं? विल टेल मी ब्रीच में कैसे करेंगे? यस मैम कर सकते हैं हैं। दे सकते हैं। नहीं कर सकते मैम। यार करना नहीं चाहिए, बट यस यू कैन, करना नहीं चाहिए, बट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो जनाब फीटल ब्लड सैंपलिंग हो गई। अब फीटल ब्लड सैंपलिंग की देखिए इंडिकेशन क्या थी, क्या थी बताएं आप। नंबर 1 पैथोलॉजिकल सीटीजी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज एक पेशेंट 0 पे है और इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी का प्रीरेक्विजिट मीट कर गया कि 0 पे है, सीपीडी नहीं है, आपको पोजीशन और स्टेशन भी पता है, और फीटल डिस्ट्रेस है। व्हाट डज इट मीन बाय फीटल डिस्ट्रेस? सीटीजी खराब है, पैथोलॉजिकल है। तो इस पॉइंट पे आप इसको इंस्ट्रूमेंट लगाओगे या आप फीटल ब्लड सैंपलिंग करोगे? फीटल ब्लड सैंपलिंग। इससे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? इंस्ट्रूमेंट। वो तो आप, हाँ जी, और कोई बताए? आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। देखिए, जब इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी कर सकते हैं ना, बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है, तो अननेसेसरी फीटल ब्लड सैंपलिंग करने से टाइम ज़ाया ही होता है। बिकॉज अब तो वो स्टेशन है कि आप इस पे, आपको चाहिए क्विकेस्ट वे से डिलीवरी करें, ना कि टाइम ज़ाया करें, ठीक है। आपने फीटल ब्लड सैंपलिंग तब करनी है जब आपका प्लान चेंज हो सकता है। सीटीजी पैथोलॉजिकल है, बच्चा सामने है, लगाएं फोर्स से निकालें उसको। अच्छा, तो जब acute fetal distress है तो it's better to deliver baby through quickest method. Do not waste time on fetal blood sampling. अच्छा, दो तरीके हैं fetal blood sampling के, pH दे देते हैं, lactate दे देते हैं, दोनों ही important हैं। pH ज्यादा हो रही है, lactate जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि less than 4.5 है या more than 7.25 है, ये normal है। appropriate sampling should be repeated no more than 60 minutes later if the fetal heart rate remains abnormal or sooner if there are further abnormalities. तो मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ, वो ये है कि इन्होंने बोला if fetal heart rate is normal, तो उसका डिसीजन कब होगा? अगर आपको पीएच दे दी जाए, ये नॉर्मल है, तो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? आप नॉर्मल पीएच पे कहोगे कि मैं 60 मिनट के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन लूंगी, या मैं देखूंगी कि सीटीजी का ट्रेस क्या है? दोनों चॉइसेस में से आपकी चॉइस क्या है? सीटीजी देखेंगे हम। सीटीजी ट्रेस देखेंगे। ठीक है, आपके पास पीएच आ गई 4.25, आपके पास एफबीएस का रिजल्ट आ गया बॉर्डर लाइन, मतलब 7.21 से 7.24, दिस इज बॉर्डर लाइन। सैम्पलिंग शुड बी रिपीटेड नो मोर देन 30 मिनट्स लेटर if that fetal heart rate remains abnormal or sooner if there are further abnormalities. तो डिसीजन मेकिंग क्या चीज है? 30 मिनट तक ही वेट करना है या उससे पहले भी कर सकते हैं? उससे पहले भी कर सकते 30 मिनट पहले भी सीटीजी। तो बेसिकली सीटीजी बॉर्डर लाइन, हमारे पास एफबीएस का रिजल्ट आया है, बट नेक्स्ट मोमेंट सीटीजी पे डिप आ जाती है जो कि मोर देन 3 मिनट तक की है। तो आपने 30 मिनट तक तो नहीं बैठना कि नहीं 30 मिनट के बाद रिपीट हो, अब तो हाथ पाँव मारने हैं ना।
तो बेसिकली डिसीजन जो है वो सीटीजी पे ही हो रहा है, नॉर्मल पे भी बॉर्डर लाइन पे भी, ठीक है। और फिर अगर सीटीजी सेम उतनी खराब है, मजीद खराब नहीं होती, तो फिर 30 मिनट के बाद रिपीट कर लें। और अगर अब नॉर्मल आ गई, कंसल्टेंट ऑब्स एडवाइस शुड बी साउट विद अ व्यू टू एन अर्जेंट, ठीक है। अच्छा, इफ द सीटीजी remains unchanged, no acceleration with digital fetal scalp stimulation, a second FBS can be carried unless further abnormality is detected. लेकिन फोर्थ FBS तक नहीं जाना होता आपने, आपने कोई ना कोई प्लान कर लेना है थर्ड FBS तक। मैडम ये जो हमारे पास सीटीजी अगर फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल भी हो, एब्नॉर्मल फीचर आ जाए, तो क्या हम उस पे सी सेक्शन कर सकते हैं? Yes, we can do. Let's suppose तो अब ये जो सीटीजी, हाँ, क्लिनिकली आपने देखना है। यहाँ उन्होंने बोला ना कि सीटीजी, मैंने बोला कि आपने रिपीट करवानी है या सीटीजी का ट्रेस देखना है, तो आपने जब इस पे एक्शन लेना है ना, तो आपने पेशेंट का बिशप भी देखना है कि वो कौन से पार्ट ऑफ लेबर में है। एक पेशेंट की अगर बॉर्डर लाइन आ रही है ना पीएच, और अभी वो 5 सेंटीमीटर है, अब सीटीजी खराब थी, सीटीजी को काउंटर चेक कर लिया ना फिटल ब्लड सैंपलिंग से, बच्चा तो डिस्ट्रेस में है, अब 5 सेंटीमीटर पे डिस्ट्रेस में है, तो वाइज डिसीजन क्या है? आप मजीद 5 घंटे इसको लेके बैठे रहोगे और आपकी पीएच ड्रॉप कर रही है पर सेकंड पर मिनट, तो आपने क्लिनिकली इसको रिव्यू करना है, एंड इट्स बेटर टू डू सेक्शन एट 5 सेंटीमीटर। However, at 9-10 सेंटीमीटर इट्स बेटर टू डू अगेन FBS या सीटीजी देखें, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना इस मैनेजमेंट प्लान में। You need reference, I will send it. Okay. बाकी जो सीटीजी के प्रॉब्लम है ना, सब मेजर फैक्टर ये पूछते हैं, ये है फेलियर टू रिकॉग्नाइज एन एबनॉर्मल सीटीजी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सीटीजी पे एक एबनॉर्मल फीचर आ जाए, लाइक इट्स अ पैथोलॉजिकल, लाइक डी सेल मोर देन 3 मिनट्स फॉर एग्जांपल, तो क्या उस पे हम सी सेक्शन कर सकते हैं या पहले हम एफबीएस करेंगे? बिल्कुल, कैटेगरी 1 का अनाउंस करें, आप कैटेगरी 1 अनाउंस करें, प्रिपेयर करें, एक्सपेडाइट करें, बट भागे उसको ओटी लेके जाके। और देखें सेक्शन कैटेगरी 1 का भी प्लान 30 मिनट तक होता है मिनिमम, तो एट द 9 मिनट के बगैर एफबीएस को स्किप करके हम नो एफबीएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रैडिकार्डिया, एफबीएस की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एफबीएस, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है एफबीएस की। हम पैथोलॉजिकल सीटीजी पे कर रहे हैं, बट जो टर्मिनल इवेंट्स हैं जैसे ब्रैडिकार्डिया, उसमें एफबीएस नहीं करना, ठीक है। और अगर कोई और फीचर हो एबनॉर्मल फॉर एग्जांपल, तो फिर उस पे हम क्या करेंगे? दो पैथोलॉजिकल पे नॉन करेंगे, ब्रैडिकार्डिया पे नहीं करेंगे। नाइस की एफबीएस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो यही, ठीक है। ब्रैडिकार्डिया बड़ा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, मतलब एक पेशेंट है प्रीवियस कार है, ब्रैडिकार्डिया आ रहा है, एफबीएस करोगे फटने वाली है वो बस, ठीक है। अच्छा, स्टेन क्या होता है? द फेटल ईसीजी लाइक एन अडल्ट ईसीजी डिस्प्ले क्यूआरएस एंड टी वेव्स, ठीक है। ये नहीं करते हम, और नाइस भी कहती है ना करें। ST analysis seems to add value to the use of electronic fetal monitoring and reduce the intervention while associated with a lower neonatal encephalopathy rate in surviving infants. When combined with perinatal death, there is a no significant difference in outcome. ठीक है, इसमें फिर कर क्या रही है ये encephalopathy कम कर रही है, डेथ कम नहीं कर रही। It comes at added cost and also required the use of fetal scalp electrodes and extra staff training. If used when fetal heart rate abnormalities are present, it may be necessary to perform an FBS before using ST analysis. तो आपने ST analysis, अगर सीटीजी खराब है तो करना FBS है, और FBS के बाद ST analysis आता है, और इससे डेथ रेट कम होती है, बट एडिशनली इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये रूटीन रिकमेंडेड नहीं है। बेनिफिट्स क्या है? सवेयर एसिडोसिस नहीं होता। बेनिफिट्स क्या हैं? फीवर स्कैल्प सैंपल्स लेने पड़ते हैं। बेनिफिट क्या है? फीवर ऑपरेटिव डिलीवरीज होती है, रिडक्शन 11% कम हो जाती है। लिमिटेशंस क्या है? ECG cannot be used alone for clinical decision making, ठीक है। ECG changes together with CTG changes हमने देखनी है। The method is not used for fetuses of less than 36 weeks. CTG is normal, no action is needed despite ECG changes. आपको कहे ना ECG खराब आ रही है बच्चे की, CTG ठीक आ रही है, तो बस ठीक है। If the CTG is pre-terminal, no ECG changes are needed for intervention. A significant ECG changes may have already occurred. ठीक है।
तो बेसिकली दोनों इकट्ठे देखेंगे, सीटीजी ठीक है तो ठीक है, और अगर आपने ईसीजी करनी है, आपके पास आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं तो इसका फायदा होगा, एसिडोसिस नहीं होगा, सीपी नहीं होगा, ऑपरेटिव डिलीवरीज नहीं होंगी, बड़े लिमिटेड शुगर माहौल में कर सकते हैं, वरना ना करें। बाकी जो बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी असेसमेंट में आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीजन इंट्रापार्टम थी या इंट्रापार्टम नहीं थी? एक बच्चा सीपी इसलिए भी तो हो सकता है ना कि वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, या एक बच्चा इसलिए भी सीपी हो सकता है कि वो पहले से ही हाइपोक्सिक था, क्रॉनिक हाइपोक्सिया चल रहा था, इंट्रापार्टम इवेंट्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में बच्चे का जो एब्गा है वो 5 मिनट्स पे 6 से ज्यादा नहीं होगा। सडन रैपिड एंड सस्टेन डिटोरेशन आफ्टर हार्ट रन होगा, वो अर्ली खराब होगा, उसके हाइपोक्सिया हुआ है, वो लेट आएंगे। ये मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, कौन सा वो पहले मैनिफेस्टेड था, ये तो अब मैनिफेस्ट होगा, अब वो एमआरआई चेंजिंग्स आएंगी, वो तो इट विल टेक टाइम, क्विक नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। और इसमें सीपी की जो पैटर्न होगा वो होगा डिस्काइनेटिक या क्वाड्रिप्लेजिक, ये एमसीक्यू आ जाता है। और बर्थ पे ना बच्चे का बर्थ पे आप देखेंगे बेस डेफिसिट जो है ना वो 12 मिलीमोल से ज्यादा होगा, जो पीरियड गैसेस देखते हैं आप, और उस पे जो पीएच है वो जो अर्ली न्यूनेटल सैंपल की होगी वो होगी लेस देन 7, और ये आर्टीरियल है, वो कहते हैं अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरी है, दिस इज अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। वेन से तो ब्लड जा रहा है, वो तो लेके जा रहा है, जो बच्चे से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए कि बच्चे में क्या हालात है, बच्चे के हालात चेक करने हैं तो अम्बिलिकल आर्टरी देखें, माँ के हालात देखने हैं तो अम्बिलिकल वेन देखें। ओके, बाकी ये भी एमसीक्यू है कि पीएच कब ठीक होती है बच्चे की। अब 10 मिनट तक ठीक हो जाती है, 95% तक सैचुरेशन मिल जाती है, तो आफ्टर 10 मिनट्स उसकी पीएच नॉर्मल हो जाएगी, तो विद इन 1 आवर हो जाती है, एमसीक्यू आता है, या आइडियली 10 मिनट्स के बाद ही होती है। अच्छा, एक एमसीक्यू है मैडम ये जो बात अभी आपने दिखाई कि जो है वो फीटल में देखनी तो अम्बिलिकल आर्टरी से देखे तो वीनस ब्लड से देखे, मतलब रूट अम्बिलिकल आर्टरी, वो जो अम्बिलिकल कार्ड होती है, जी जी, अम्बिलिकल आर्टरी न्यूनेट जब पैदा होता है ना, नहीं हाँ, तो अभी आपने कहा नहीं कि आपने बच्चे का चेक करने तो आर्टरी, जी जी, अच्छा सॉरी उल्टा बोलते होगा, जो बच्चे से आ रही है ना ब्लड आ रहा है वो आर्टरी लेके आ रही होती है ना, आपने आर्टरी से लेना है पीएच, आर्टरी का पीएच करना है, तो वो वीनस ब्लड हुआ। हाँ वीनस ब्लड हुआ। बच्चा अंदर कितना डीऑक्सीजनेटेड है वो तो अम्बिलिकल आर्टरी या इसके अंदर मौजूद वीनस ब्लड बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आती है अम्बिलिकल वेन और ये। अच्छा, दूसरा एक और भी होता है कि जब बच्चा इंट्रायूटाइन ट्रांसफ्यूजन करनी होती है तो फेटल वेसल से करते हैं या अम्बिलिकल वेसल से? अम्बिलिकल। हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, दूसरा ये कि रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स में सीटीजी की टाइमिंग क्या है, 20 या 30 या 10 या 40 या 45? 30 मिनट 20 है गाइडलाइन में। अच्छा, बाकी एक बच्चा एक प्राइमी है, उसकी मूवमेंट्स कम है और 32 वीक्स पे है, एसी उसका 28 वीक्स की बायोमेट्री दे रहा है, सीटीजी उसकी कब तक करनी है रिड्यूस फेटल मूवमेंट्स पे? 40 मिनट। गुड। अच्छा, बायोफिजिकल में सीटीजी की टाइमिंग क्या है, 30 या 20? 30। एक्चुअली ये 20 to 30 है, अपर लिमिट सही है। ओके, प्राइमी फुली डायलेटेड है, एक्सेटिव ब्रैडिकार्डिया है, ओपी बच्चा है, स्टेशन 0 पे, व्हाट टू डू? आउटलेट फोर्सेप और 30 मिनट्स है। मैम फोर्सेप लगा दें। वेंटोस क्योंकि ब्रेडिकार्डिया है। सेक्शन देखो 0 पे सेक्शन नहीं करना, अगर देखो 0 पे बिल्कुल गुनाह है सेक्शन करना, डू एनीथिंग टू डू इंस्ट्रूमेंटल ब्लीडिंग। आउटलेट तो 0 पे नहीं लगता, वो तो मिड के ब्रेडी है तो वेंटोस नहीं होगा, फिर ये आउटलेट फोर्सेप तो 0 पे तो नहीं लगता ना आउटलेट। लगता है।
आउटलेट प्लस 4 पे लगता है। मैम वेंटूज ही फिर होगा वेंटोज क्योंकि लगा लें। हमने हाँ, अभी इसमें MCQ भी वेंटूज किया है। लगेगा, वेंटूज। हाँ यार इस किस्म के क्वेश्चंस में ना एक्सक्लूजन की बनाया करो कि भाई ब्रैडिकार्डिया पे एफबीएस भी नहीं कर सकते, जीरो पे सेक्शन भी नहीं करना, इस पे सीटीजी भी नहीं बनती, वेंटूज लगेगा, आउटलेट क्वेश्चन वेंटोज भी लगा नहीं। देगा मैम। वेंटूज बचा ना, वेंटूज भी तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है ना, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की इंडिकेशन है फेटल डिस्ट्रेस। अब ये है फेटल डिस्ट्रेस। ओपी पोजीशन भी तो है ना उसकी। अच्छा प्राइमी को लीकिंग हो गई है 18 घंटे से। ओपी में क्या हो गया? ओपी में वेंटूज घुमा देगा। सबसे अच्छा जो रोटेशन के लिए टूल है ना, जिसमें लेस हैजर्ड्स है, वो है ही वेंटूज। लेकिन अच्छा मैम अगर रेडी भी फेटल तो है डिस्ट्रेस, साथ में उसके। तो क्या एक्सक्लूजन की बनाई है, क्या करें आप खुद ही बताओ। व्हाट शुड वी फिर तो नहीं दिया वेंटोज बेस्ट रहेगा। मैंने बोला तो था। आइडली तो इस ओपी में होना चाहिए था। कैली है नहीं, अब क्या करें। आइडल के चक्करों में ना पड़ना, आइडल नहीं करना। हाँ तो वेंटूज ही बचा ना, अब क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। हम नहीं चाहते वेंटूज लगाएं, ब्रैडिकार्डिया हमें कैली चाहिए। रोटेशन के लिए सबसे अच्छा विदाउट फेटल डिस्ट्रेस होता है मैनुअल रोटेशन, विद और विदाउट फोर्सेप या वैक्यूम। दूसरा होता है डॉप्लर, और तीसरा होता है लास्ट पे होता है कैली, ये रोटेशनल। बट रोटेशनल फर्स्ट पे चला जाता है अगर फेटल कोई इवेंट है, क्योंकि वो इफेक्टिव है। अब वो है नहीं तो फिर दूसरे नंबर पे आ जाओ। आपको एग्जाम में 50% क्वेश्चंस में नहीं मिलता आइडियल की, तो आपने सेकंड बेस्ट पे जाना होता है। अच्छा अब ये कोरियो का सिनेरियो है। अभी ओस 5 सेंटीमीटर है, फेटल हार्ट रेट 170। अब इसमें हाइड्रेशन करनी है, एंटीबायोटिक्स देना है, एफबीएस करना है, सेक्शन करना है। हाइड्रेशन लेकिन प्रोम 18 आवर्स से है ना मैडम। मैम एंटीबायोटिक मैडम एक्सपीडाइट द डिलीवरी। लेकिन वो ऑप्शन है नहीं तो एंटीबायोटिक लगा देंगे। एंटीबायोटिक देंगे। सिजेरियन एक्सक्लूजन की बनाया। अब सेक्शन किसने कहा है? सेक्शन की इंडिकेशन क्या है? फेटल हार्ट रेट 170। एंटीबायोटिक अब अगर सीटीजी पे प्रोम भी सिंस देखें ना, 18 आवर। हाँ ये नॉन रिश्योरिंग सीटीजी है, इट्स नॉट पैथोलॉजिकल। अगर पैथोलॉजिकल सीटीजी पे हम एफबीएस नहीं कर सकते तो चलो हम सेक्शन कर लेते हैं। हाइड्रेशन बट यहाँ तो आप एंटीबायोटिक ही दे सकते हैं। हाइड्रेशन तब करेंगे ना जब काग हाइपोवोलीमिया थी, वो तो है ही नहीं। वाई हाइड्रेशन। ओके। अच्छा फिर अगेन 18 आवर्स की लीकिंग है और यही सिनेरियो है, फेटल हार्ट रेट 182। अब 180 से मुराद है ये एबनॉर्मल फीचर है और सीटीजी पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल सीटीजी है और बिशप 6 है, मतलब लेबर में नहीं है। बिशप तभी कर रहे होते हैं ना जब पेशेंट लेबर में नहीं होती। तो अब क्या करें? हाइड्रेशन करें, स्टेरॉइड दें, एफबीएस करें, सेक्शन करें, इंडक्शन करें। इसका तो सेक्शन करें। हाँ अब इसमें एक्सक्लूजन की बनाई है ना, क्योंकि हमें पता है कि आइडियली हम इसके एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि पैथोलॉजिकल सीटीजी पे भी उन्होंने बोला है कंजर्वेटिव मेजर्स करें। अगर रिवर्ट बैक हो जाए तो ठीक है, इट्स ओके, या फिर कंसिडर करें एफपीएस। अगर वो नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट ऐड करें, वुमेन को बताएं और देन गो फॉर सेक्शन। स्टेप वाइज तो यही था ना, बट यहाँ तो हमें ना एग्जामिनर ने बंद कर दिया 5 ऑप्शन के दौरान, और हमें नहीं, हम सेक्शन फिर भी ना करते। कोरियो की इंडिकेशन सेक्शन थोड़ी है। कोरियो की इंडिकेशन है एंटीबायोटिक लगाओ और बस करो, इंड्यूस करो। तो यहाँ ले दे के सेक्शन बचा है, क्योंकि हम आगे कुआं और पीछे खाए। तो एक्सक्लूजन की बनाया करो अगर आपको कोई आइडियल भी ना मिले। अच्छा अब इधर आ जाओ। 5 सेंटीमीटर लेबर में है, सीटीजी पे रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है फॉर 60 मिनट्स एंड वेरिएबल डीसल्स हैं फॉर 20 मिनट्स। व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट? इससे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ नाइस की सीटीजी। उन्होंने बोला है वेरिएबिलिटी जो है, आपने देखा था ना वेरिएबिलिटी पे हमने कहा था कि एबनॉर्मल तब होगी लेस देन 5 हो तो मोर देन 50 मिनट्स, और अगर मोर देन 25 है तो मोर देन 25 मिनट्स, यही कहा था ना हमने। तो इसकी वेरिएबिलिटी 60 मिनट से है। नॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल है और बस फिर तो इसका एफबीएस ही बनता है। लेकिन अगर वेरिएबल डीसेल्स अक्लोती आती है ना 20 मिनट्स के लिए, तो ये तो रीश्योरिंग फीचर है, बिकॉज इफ इट वाज मोर देन 90 मिनट्स तो ये था ना नॉन रिश्योरिंग, या इसके साथ कंसर्निंग फीचर्स थे और उसमें हम देखते कि 50% ओवर है या लेस देन 30 है, तब नॉन रिश्योरिंग। दोनों आगे मिल गए तो अब नॉर्मल, या कोई मेटरनल फैक्टर्स आगे तो
देन एबनॉर्मल। ठीक है, क्विकली अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा होपफुली। पूरे 2 घंटे की जो बहस थी ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थी कि क्या करना है। वेरिएबिलिटी रिड्यूस हुई है 60 मिनट, ये इसको एबनॉर्मल बना रहा है। एबनॉर्मल फीचर सीटीजी को पैथोलॉजिकल बना रहा है। पैथोलॉजिकल सीटीजी पे करनी है रूट, समझ आया? ठीक है, ओके। बाकी सीटीजी नाइस की तो ये हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है, एक फिगो की भी होती है, ये देख लें। पर इसकी खास जरूरत नहीं, जितना हमने मगजमारी कर लिया वो काफी है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? एफबीएस जो भी आपने दिखाया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इज दिस के ये देखो दो नॉट ये जो वेरिएबल, हाँ ये मोर देन 25 मिनट है ना, और अगर चाहे ये तो सॉरी मोर देन 60 है, 50 चाहिए था हमें रिड्यूस पे, और अगर ज्यादा थी तो हमें मोर देन 25 चाहिए था। इधर है हम। अगर वेरिएबिलिटी थी हमारे पास कम तो मोर देन 50 मिनट्स पे दिस इज एबनॉर्मल, ठीक है, और मोर देन 30 टिल 50 दिस इज नॉन रिश्योरिंग। बट अगर ज्यादा है तो मोर देन 25 मिनट दिस इज एबनॉर्मल। ठीक है, ये शुरू में मैं करा भी चुकी हूँ, मुझे याद आ रहा है, मैं तो खुद ही भूल गई थी पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, तो ये सीटीजी के मसले थे। सीटीजी मैम ये सिर्फ ये पॉइंट एक दफा बता रही है, मोर देन 50% कंट्रैक्शंस फॉर लेस देन 30 मिनट्स। देखो 50% कॉन्ट्रैक्शंस, आपने कॉन्ट्रैक्शंस के साथ भी असेसमेंट लगाई कि ये वेरिएबल रिजल्ट्स कैसे आ रही है। अगर ये मैच कर रही है 50% कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, ठीक है, मतलब आधी कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही स्टार्ट हो रही है, तो ये इसको नॉन रिश्योरिंग बना रहा है। बट इसके साथ अगर ये मोर देन 30 मिनट भी परसिस्ट कर रही है तो ये इसको एबनॉर्मल बना रहा है। ओके ओके ओके, आ जाएगी, थोड़ी एफर्ट कर लो। मैडम ये मैनुअल रोटेशन जो होता है ना उसका क्या कॉन्सेप्ट है? यानी हम मैनुअल रोटेशन अभी आपने भी बात की कि अमेजिंगली मैनुअल रोटेशन है, दिस इज आल्सो डन इन ईबीएम ड्यूहर्स गाइडलाइन, लिखी हुई है मैनुअल रोटेशन, बिल्कुल लिखी हुई है। तो मैम वो हम क्यों करते हैं? मतलब मैंने ऐसा एक एमसीक्यू देखा था, सब एमसीक्यू भूल गया, लेकिन उसका आंसर मैनुअल रोटेशन। देखो मैं बताती हूँ, क्वेश्चन ऐसा आया है, जी जी मैं आपको लिसन। पेशेंट है प्राइमी फुल्ली 0 पे, और अब ये तो जरूरी है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लगाने के लिए। अब हमने देखना है रोटेशन कितनी चाहिए। रोटेशन 45 से अगर ज्यादा है तो उस पे लगते हैं ना रोटेशन की जरूरत उस पे होती है, तो वो होते हैं ओपी या ओटी, है ना, यही होते हैं ना मोर देन 40 वाले डायमीटर, तो या ओपी या ये ओटी है। तो इसमें आपके पास चॉइसेस हैं, और ये इसको आपने फिर देखना है कि लेबर में कब से है। लेबर में विदाउट एपिड्यूरल अगर 2 आवर्स से है तो फिर तो आपने इसको निकालना है इधर से, वाजिब है इसको डिलीवर करना। अब इस पे सेक्शन तो बनता नहीं क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी का स्टेशन है, फिर एजुकेट मीट करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी व्हाट यू हैव चॉइसेस फोर्सेप, you have choices of vacuum, you have choices of manual rotation। अब आपने देखना है कि fetal heart rate status क्या है। अगर fetal heart rate ओके तो फिर आपने manual rotation नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे वैक्यूम है, और तीसरे नंबर पे फोर्सेप है। बट अगर fetal heart rate है खराब, या ब्रैडिकार्डिया, पैथोलॉजिकल सीटीजी है, या एफपीएस कुछ दिया हुआ है, तो फिर सबसे पहले फोर्सेप, वो भी मिड कैविटी रोटेशनल, इसका नाम है कैली। मतलब मैम इसका ये इन शॉर्ट मतलब है कि अगर ओपी हो गया या ओटी होगा, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री से ज्यादा की रोटेशन चाहिए होगी और फिटल हार्ट सही है, 0 पे पेशेंट का बेबी का हेड है, तो फर्स्ट चॉइस वैक्यूम नहीं बल्कि मैनुअल रोटेशन है। ठीक हो गया, तो ये सारा हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। वैसे यार ये देख लेना आर्टरी वेन का, ये तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। पीएच नॉर्मल आर्टरी की क्या होती है और वेन की क्या होती है, पीसीओ क्या होता है, पेयर्ड कॉर्ड सैंपल स्ट्रोक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और फॉर यू एज वेल। ओके, अच्छा एक सिनेरियो है, 35 ईयर ओल्ड पेशेंट, आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, 42 वीक्स पे है, इंड्यूस हुई है, और सेंटो की ड्रिप भी चली है 6 घंटे से,
CTG है 8 सेंटीमीटर पे, CTG देख लें। ये क्या होते हैं? ये क्या है? नीचे वाला ट्रेस, ये साइन कॉन्ट्रैक्शंस का होता है, और ऊपर वाला फिटल हार्ट। पर्पल कॉन्ट्रैक्शंस हैं और ऊपर वाले जो है वो फिटल हार्ट रेट है। फीटल हार्ट है। तो वैसे तो सीरीज पे कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये 120 और 160 के दरमियान में है और ये ठीक है। मैम ये मेरे को अर्ली कोई मसला नहीं डिसलरेशन लगा। एक मिनट, डॉक्टर हीरा इसमें हाइपर स्टिमुलेशन नहीं है? बाकी बस अब मेरे बच्चों का ना हाशर हो गया। अच्छा देखो, ये वाली जो CTG थी इसमें तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही है, तुम लोगों को भी नहीं लग रही। देखो ये इसका फिटल बेस लाइन भी ठीक है, वेरिएबिलिटी भी आ रही है, ये ठीक है। और कोई इसमें डिसेलरेशन भी नहीं है। हाँ, कोई डिसेलरेशन भी नहीं है इसमें। इसमें एक मसला लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशंस नहीं है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो ठीक है बिल्कुल, कोई इसमें वेरिएबल डिसेल भी नहीं नजर आ रही, इट्स ओके। अच्छा दूसरी CTG देखें, ये एक पेशेंट का वी बैक हुआ है, इसको क्या हुआ है? पहले यूं थी यूं थी यूं थी यूं थी, मैम रप्चर हो गई, नीचे आ गया, और ट्रेस देखें कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है। एब्सेंट कॉन्ट्रैक्शन रप्चर हो गई। रप्चर हो फट गया गई मैम। है, फट गई है। रप्चर तो आपने CTG को कैसे करना है, टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डिटरमिन द रिस्क, हाई रिस्क है क्योंकि प्रीवियस कार था, कॉन्ट्रैक्शंस तो है ही नहीं, बेस लाइन पहले 170 था, फिर एक्सेलरेशन चली गई, फिर वेरिएबिलिटी खराब हो गई, फिर प्रोलॉन्ग ब्रेडिकार्डिया आ गया। ओवरऑल इंप्रेशन जो है वो क्या है, CTG का पैथोलॉजिकल है, और फीचर जो है ना इसके नॉर्मल है। ठीक है। केस नंबर 3, 20-year-old पेशेंट, पैरा 1, प्रीवियस नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, FGR और सिंटो पे है, 7 सेंटीमीटर है, बच्चा OA है, टेम्परेचर भी है इसको, और एंटीबायोटिक पे चल रही है। ठीक है। ट्रेस इसका ये है, ये कोई ब्लड, ये कोई CTG है, तो बच्चा बिल्कुल मरने वाला है ना, इसमें बिल्कुल फ्लैट CTG एक्सप्रेशन है। है, बिल्कुल फ्लैट, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, नथिंग। ठीक है। ये प्रीटर्म FGR कोरियो, रिसेप्टर्स आगे, कॉन्ट्रैक्शंस 4 and 10 मिनट्स, बेस लाइन रेट 165, एक्सेलरेशन है नहीं, वेरिएबिलिटी भी बिल्कुल खराब है, और ये लेस देन इट इज 30 मिनट्स लैंड, इट कैन नॉट येट बी क्लासिफाइड एज नॉन एश्योरिंग, दस इट इज एश्योरिंग, डिसेलरेशंस नन। ओवरऑल इंप्रेशन जो है ये क्या हो गया। अच्छा देखो दोबारा पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है वेरिएबिलिटी, इसका हमने टाइम भी तो देखना था ना, टाइम हम भूल गए थे, वैसे देखें ब्लंडर मारा है, इतनी मेहनत की है। तो वेरिएबिलिटी हमने कहा था कि अगर कम है तो 50 मिनट वाला था, थोड़ी 30 मिनट वाला था नॉन एश्योरिंग में, और 50 मिनट वाला था अब नॉर्मल में, है ना। तो टाइमिंग भी बड़ी जरूरी है, तो इसमें इसकी टाइमिंग मेंशन नहीं है। लेट्स सपोज ऑब्वियसली इन ओरिजिनल एग्जाम दे विल गिव यू टाइमिंग एज वेल, तो फिर आपने इसको वेरिएबिलिटी पे कमेंट करना है। अब इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात, बस बेस लाइन इसका ठीक है, बेस लाइन ओके, वेरिएबिलिटी नॉट ओके। अगर ये 30 मिनट से कम है तो इट कुड बी रीश्योरिंग, मोर देन 30 मिनट है तो नॉन रीश्योरिंग, मोर देन 50 मिनट यही पैटर्न है तो ये नॉर्मल है। ठीक है। तो उन्होंने इसका ये इंप्रेशन लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इंप्रेशन आपको पता है, क्योंकि 165 भी एक नॉन रिश्योरिंग फीचर है। ठीक है।
और अगर ये लेस देन 30 है तो ये कोई मसले की बात नहीं है, डिसेलरेशन भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल इंप्रेशन ये है कि सस्पिशियस सीटीजी है, पैथोलॉजिकल नहीं है। बाकी तो फिर मैम एफबीएस होगा ना? इस पे एक्शन क्या होगा? नहीं, पैथोलॉजिकल पे होता है ना, इस पे कैसे होगा? अभी इसको ऑब्जर्व करें कि ये कितने मिनट्स तक है। अगर यही पैटर्न 30 मिनट तक चला जाता है तो 2 नॉन रिश्योरिंग आ गए, फिर पैथोलॉजिकल है, फिर आप एफबीएस करें। तो लेकिन कोरियो में सिर्फ एफबीएस करना है, कोरियो में एफबीएस करना है, नहीं करना फिर सेक्शन बनेगा। फिर वाकई बच्चा जो है ना खराब हो रहा है अंदर। ठीक है, दोबारा यार मैं जल्दी में हूँ थोड़ी सी, मैंने वो दोबारा देखती हूँ। हाँ, सिनेरियो क्या था कि 20 ईयर ओल्ड है, एफजीआर है, कोरियो है और सिम्टो पे भी है और अभी भी फीवर एंटीबायोटिक चल रही है। ठीक है, इस पे हमने सीटीजी देखी है, सीटीजी पे हमने जब इसको कमेंट किया ना तो बेसलाइन ज्यादा है ना 165 एलेट्सपोज, तो ये नॉन रिश्योरिंग हो गया एक फीचर। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन है? नहीं। इसमें डिसेलरेशंस हैं? नहीं। इसमें जो वेरिएबिलिटी है वो क्या है? वेरिएबिलिटी पे हमने कहना है कि अगर वेरिएबिलिटी रिड्यूस्ड है तो नॉन रिश्योरिंग के लिए 30 मिनट कट ऑफ है और इसमें एबनॉर्मल होने के लिए कट ऑफ था हमारे पास 50 मिनट। तो टाइमलाइन नहीं लिखी हुई। लेट्स सपोज अगर ये 20 मिनट की सीटीजी है और इसमें ये पैटर्न आ रहा है, तो ये ओवरऑल इंप्रेशन क्या है? सीटीजी की कैटेगरी क्या है? नॉन रिएश्योरिंग। नहीं, फीचर होता है नॉन रिश्योरिंग, कैटेगरी सस्पिशियस है, मतलब कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में हमने करना है कि कोई फैक्टर हम रिवर्ट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक भी चल रही है इसकी, सस्पिशियस पे तो सीटीजी रिपीट करें। हमने डिलीवरी एक्सपेडाइट की। लेट्स सपोज पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शंस अगर पुअर हैं तो हमने एक्सपेडाइट करने का मतलब क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्शंस इंप्रूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर बाय एनी मीन आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या करना है इस पर? व्हाट चॉइसेस यू विल हैव? रिपीट सीटीजी। अभी इसका ये है किधर? अभी ये है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर पे लाके यही सिनेरियो है जिसमें आपके पास सस्पिशियस सीटीजी है। एक्शन लाइन बताएं। स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड देन हाइड्रेशन के साथ रिपीट सीटीजी। ये सस्पिशियस में करना है। करेक्ट करें अंडरलाइन काज। ठीक है। स्टार्ट वन आर मोर कंजर्वेटिव मेजर्स, टॉक टू द वुमन and her birth companion about what is happening and take her preference into count. If the CTG trace is still pathological, ये तो pathological की थी, मैं नॉर्मल बता रही हूँ, सॉरी। हाँ, suspicious में क्या था? अंडरलाइन काज देखनी है, परफॉर्म फुल सेट ऑफ मैटरनल ऑब्जर्वेशंस, कंजर्वेटिव मेजर्स देखने हैं, इन्फॉर्म करना है ऑब्स्टेट्रिशियन को या सीनियर मिडवाइफ को, डॉक्यूमेंट अ प्लान फॉर रिव्यूइंग द होल क्लिनिकल पिक्चर एंड द CTG फाइंडिंग्स, टॉक टू द वुमन and her birth companions about what is happening and take her preference into the account. तो यही स्टेप वाइज अप्रोच है बिलीव में। उसमें वो कहेंगे आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप क्लिनिकल पिक्चर असेस करें, कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें, वुमेन को इन्वॉल्व करें, यही ऑप्शंस हैं जो कि स्टेप वाइज अप्रोच में जाएंगे। ठीक है, बट सस्पिशियस सीटीजी पे आपने सेक्शन अभी नहीं करना, कंजर्वेटिव मेजर्स अगर ऑप्शन में है तो गो फॉर दिस। ठीक है। पैथोलॉजिकल में आपने एफबीएस करना है, एफबीएस नहीं कर सकते तो फिर सेक्शन है। ओके, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। बाकी कुछ और भी? मैम मुझे पूछना था, मैं तो एक्सक्यूज मी मैम, मैं तो पीछे वाले क्वेश्चन पे ही अटकी हुई हूँ। वो जो क्वेश्चन था पीछे जो रिड्यूस वेरिएबिलिटी वाला, वो प्लीज आप शो करेंगे?
मुझे क्वेश्चन था रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी आप मुझे बताएं। जो पहला टाइमिंग जरूरी है। जिसमें देखो अगर 20 मिनट रिड्यूस तक है वेरिएबिलिटी तो कोई फॉर मसला 60 नहीं है। मिनट। वो जो 60 मिनट है ना वो अब नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने मैं ये बोला है पूछना अगर चाह रही रिड्यूस थी वेरिएबिलिटी 30। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, उसमें एक पैथोलॉजिकल फीचर है रिड्यूस वेरिएबिलिटी, दूसरा जो फीचर है वेरिएबल डी सेल फॉर 20 मिनट्स, वो तो सही है ना? तो उस एक फीचर पे ही हम उसको पैथोलॉजिकल कर हाँ, देंगे क्योंकि वो लेवल। नॉर्मल फीचर है। लिसन वो नॉर्मल है ना। रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी 60 मिनट तक जी ये इकलौता नॉर्मल फीचर है। ये सीटीजी पैथोलॉजिकल हो गई है, कैटेगरी 3 में चली गई है। ओके ठीक है, ठीक है, सही इसलिए अब एक ही पे समझा। हमने कहा कि अच्छा कैलकुलेटिंग ओके वांटेड वीडियोस ये देखते हैं। बाकी मोंटी वीडियो कैलकुलेट करना अक्सर एमसीक्यू आ जाता है या कैन बी टॉक स्टेशन। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस फोर्सेस आर ड्यूली रिपोर्टेड इन मोंटी वीडियोस व्हिच रिप्रेजेंट्स द टोटल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ईच कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स पीरियड। मोंटी वीडियोस 200 प्लस हैं, ये एडिकेट होती हैं और 90% लेबर इनमें प्रोग्रेस कर जाती है। और उनको मेजर कैसे करते हैं? इंटरनल कैथेटर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी भी और उनका उनकी क्वालिटी भी। 10 मिनट के अंदर कितनी हुई है? 75, 60, 50, 45 सबको जमा करते हैं, वो 230 आ रही है, तो ये ठीक है, सही है। ओके, बस कुछ नहीं बचा, मैं बोर हो गई उसी चीज से। ये सीटीजी कौन पढ़ेगा? कैसी है सीटीजी? सीटीजी मैम बेसलाइन इसकी 130 क्योंकि 2 साइकिल्स पे 130 आ रही है, एक्सेलरेशंस भी हैं और वेरिएबिलिटी भी है। सीटीजी ओके। पेशेंट लेबर में है या नहीं? नहीं है। नहीं नो कॉन्ट्रैक्शंस। सीटीजी नॉन स्ट्रेस है या स्ट्रेस है? स्ट्रेस है। नॉन स्ट्रेस होगी ना, लेबर नहीं है तो नॉन स्ट्रेस। अच्छा, अब इसको कौन बताओ। अब हमने डॉक्टर सी ब्रैडो करो, मैं इसका बता रही हूँ। प्राइमरी ग्रेविड है, 32 वीक्स पे है और इसको थी रिड्यूस विटल मूवमेंट्स, 20 मिनट का ये ट्रेस है, ठीक है। और बाकी लो रिस्क है, तो डिटरमिन द रिस्क। लो रिस्क, हाई रिस्क? लो रिस्क। लो रिस्क सीटीजी is okay. बेसलाइन 130 बेस 125 बेसलाइन इसकी आ रही है 120 to 120। वेरिएबिलिटी एक्सेलरेशन प्रेजेंट डीसेल ओके। तो ये फीचर्स है ना सारे, ये सारे फीचर्स इन में 3 ऑप्शंस हैं, रीशोरिंग, नॉन रीशोरिंग या एबनॉर्मल, ठीक है। अब सीटीजी को आपने इंप्रेशन बताना है। सीटीजी का इंप्रेशन है कैटेगरी 1, 2 या 3, या ये होगा आप कहेंगे कि नॉर्मल है, सस्पिशियस है या पैथोलॉजिकल है। आप लोगों ने प्लीज ये फीचर्स को ना कैटेगरीज के साथ मिक्स नहीं करना, एमसीक्यूज में भी नहीं और टॉक्स में भी बिल्कुल भी नहीं। फीचर होता है नॉन रिशोरिंग, और वो वाला नॉन रिशोरिंग नहीं होती। सीटीजी तो सीटीजी का इंप्रेशन बताओ। कैटेगरी 1 है, ठीक है। कैटेगरी दूसरे 1 लफ्जों है। में क्या है ये? नॉर्मल। रीअश्योरिंग नॉर्मल। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ, हाँ ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि वेरिएबिलिटी इसकी जो है वो रिड्यूस है 40 मिनट तक, अब बताओ ये कैटेगरी कौन सी बनती है? मैम वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस हो गई, फीटल मूवमेंट भी एब्सेंट हो गई, मतलब
तो ये नॉन रीअश्योरिंग हो जाएगी यार सीटीजी सस्पिशियस होगी, फीचर नॉन रिश्योरिंग है। सस्पिशियस। अच्छा अगर मैं ये कहूँ ये वेरिएबिलिटी जो है इसकी 20 मिनट तक है, ये सीटीजी कैसी है? कैटेगरी 1 ओके कैटेगरी 1 ओके क्या ख्याल है? नॉर्मल तो सोए हुआ बच्चे की सीटीजी वेरिएबिलिटी खराब हो सकती है। अच्छा अब मैं कहूँ कि इसकी 60 है वेरिएबिलिटी, 60 मिनट तक खराब है, तो फिर ये क्या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल फीचर। एबनॉर्मल और सीटीजी क्या है? कैटेगरी 3 और ये है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल के स्टेप्स हैं फिटल स्कैल्प स्टिमुलेशन और एफपीएस, जो कि डिफरेंट है सस्पिशियस से। ठीक है चलो बाकी सारे गुड लक भाई। मैम एक सेकंड कि कैटेगरीज और फीचर्स को मिक्स नहीं करना मैम। ये जो रीअश्योरिंग, नॉन रीअश्योरिंग और जो एबनॉर्मल सीटीजीज हैं ये कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी ना? नहीं ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं और असेसमेंट पे कैटेगरीज बनेंगी। हाँ और जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है ये कौन से वाले हैं? ये इंप्रेशन है सीटीजी का, इसके टाइप है। ठीक हो गया। चलो ओके ओके मैम अगर फीटल